सो ओके, गुड आफ्टरनून। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा प्रैक्टिकली कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी हम कुछ आपको दिखाएंगे करके। मैं थोड़ा प्रैक्टिकली हिंदी में बात करूँ तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो मनी लाइफ फाउंडेशन ने यहाँ पर मुझे बुलाया, आपके साथ यहाँ बातें करने का अवसर मौजूद किया, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मनी लाइफ फाउंडेशन मैडम, दलाल मैडम और उनकी मैनेजमेंट टीम की। और आप सभी लोग इस सेशन के लिए इतने बिजी शेड्यूल से यहाँ पर तो पहुँच गए विद इन टाइम, इसीलिए मैं भी आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सो ओके, थैंक यू। अभी हम लोग फायर एंड सेफ्टी के बारे में यहाँ पर कुछ डिस्कस करने के लिए आए हैं। इसकी ज़रूरत हमारे मुंबई शहर के लिए क्यों है, या जनरली हम इससे बात करते हैं तो फायर के बारे में, व्हाट इज़ अ फायर, फायर कैसी लगती है, कैसे बुझाई जाती है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना इतना ये नहीं है, लेकिन बेसिकली हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं या जहाँ हम ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार के ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करने का है, तो ऐसे बारे में हम डिस्कस करेंगे फॉर ओन सेफ्टी और अदर्स जो भी हमारे फैमिली मेम्बर है उनके सेफ्टी के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो वैसे फायर एंड सेफ्टी के बारे में इधर आपने लिखा है, व्हाट इज़ द वर्ड्स नेवर रिटर्न्स प्रिवेंट द फायर अवॉइड डिस्ट्रक्शंस। कोई भी चीज़ जलने के बाद हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। मतलब दो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ जल गई तो हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली वो लॉस ही हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे प्रॉपर्टी लॉस हो गई तो कोई हमें फर्क नहीं होता है, लेकिन किसी की जान चली जाती है, किसी के इंसिडेंट में कुछ हादसे में कोई घायल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो पूरी ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने देखा कि लास्ट ईयर में 2018 में पूरे एक साल में 4899 प्लेसेस पे मुंबई शहर में फायर लगी है। ऐसे जगह पर फायर लगने के बाद मुंबई शहर में जितनी जो फायर वहाँ पर लगी थी उसमें नियर अबाउट 57 लोग डेथ हो गए। उसमें 36 जेंट्स थे, 11 लेडीज़ थी और 5 बच्चे थे। ये पूरे एक साल का हम, और प्रॉपर्टी के बारे में तो हम अलग मतलब सोचें कितना प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, उसका तो अनुमान हम नहीं निकाल सकते हैं। रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ सूरत में, जो क्लास में फायर लगी थी, वहाँ बच्चों को वहाँ से 3rd फ्लोर से वहाँ एग्जिट नहीं होने की वजह से बच्चे घबरा गए और वो नीचे उतरने की कोशिश में 20 बच्चे वहाँ गिर के उनकी डेथ हो गई। इस प्रकार से तमिलनाडु में भी एक इंसिडेंट हुआ था कुंभकोण में। वहाँ तो स्कूल के गेट में फायर लगी थी और वहाँ टीचर भागने के बाद बच्चे ने भागना शुरू कर दिया और 84 बच्चे उसमें जल के एक्सपायर हो गए थे। बीच में एक 5 साल के पहले कलकत्ता में भी एक हॉस्पिटल में फायर लगी थी, उसमें 90 पेशेंट डेथ हो गए। तो ऐसे मेजर इंसिडेंट भी हमारे देश में हो चुके हैं कि फायर की वजह से और इसकी वजह से बड़े पैमाने में ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया है। वैसे देखा जाए तो हम मुंबई शहर में जहाँ रहते हैं वहाँ इसमें हमारे फायर के लिए प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, या फायर के लिए हमारी फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है और उसमें हमें किस तरह से वो चीज़ों को फेस करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। वैसे देखा जाए तो मुंबई शहर का टोटल एरिया जो है 534 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसके पॉपुलेशन को देखा जाए तो 1 करोड़ नियर अबाउट 30-40 लाख पॉपुलेशन है। और ऐसे ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया में मुंबई शहर में ऐसा देखा जाए तो हर 15 मिनट के डिस्टेंस पे या 1,30,000 पीपल के अंदर एक फायर स्टेशन होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे मुंबई शहर में सिर्फ 34 फायर स्टेशंस हैं। अभी का जो अर्बन डेवलपमेंट प्लान है उसमें उनको और 37 फायर स्टेशन इस्टेब्लिश करने का काम चालू है, लेकिन टोटली वैसे देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से 120 फायर स्टेशन होना ज़रूरी है। इसकी वजह से क्या होता है कि इतने फायर स्टेशन कम है तो ऑटोमेटिकली फायर कॉल में अटेंड करना या आपके घर तक फायर पहुंचना, फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचना कितना इम्पॉसिबल या पॉसिबिलिटी कितनी कम है वो आप जान सकते हैं।
इसीलिए हमको हर चीज़ में क्या है कि एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर करके काम करना है। एज अ हम खुद अगर इस प्रकार का ट्रेनिंग नहीं लेंगे, खुद प्रकार की इससे जानकारी नहीं लेंगे, तो ये चीज़ें हमें फेस करना, अभी तक जो हम फेस कर रहे हैं फ्यूचर में भी इसी को हमको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि बॉम्बे में सिर्फ ये फायर स्टेशन का प्रॉब्लम नहीं है, फायर स्टेशन के अलावा भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। बॉम्बे में इतनी ट्रैफिक जाम होती है, किसी फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया तो कॉल करने के बाद फायर स्टेशन आपको वो चीज़ पूछती है कि आपका टेलीफोन नंबर क्या है, उसको फिर रीचेक करते हैं कि आपने जो कॉल दिया है वो फॉल्टी कॉल तो नहीं है, उसको रीचेक करना पड़ता है। और रीचेक करने के बाद फिर वहाँ बेल बजाए जाते हैं और 1.5 मिनट के अंदर फायर स्टेशन की जो गाड़ी है मूव हो जाती है। वहाँ से 1.5 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी मूव हो जाएगी, लेकिन आपके घर तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये बड़ा प्रॉब्लम है। और वो वहाँ पहुँचने के लिए जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर तो मिनिमम टाइम तो लगता ही है। और ये ट्रैफिक जाम की वजह से आपके पास गाड़ी पहुँचने के लिए भी बहुत सारा टाइम लगता है। तो एक तो अवेलेबिलिटी, मतलब फायर स्टेशन की अवेलेबिलिटी, उसके बाद में बॉम्बे में सेकेंडरी प्रॉब्लम है ट्रैफिक प्रॉब्लम। ये ट्रैफिक प्रॉब्लम के बाद ये गाड़ी आते आते आपके बिल्डिंग के पास आ जाती है, लेकिन बिल्डिंग के पास पहुंचने के बाद आपके बिल्डिंग के आजू बाजू में जो पार्किंग एरिया है, वहाँ पार्किंग की जो समस्या इतनी बड़ी है कि वहाँ फायर स्टेशन की गाड़ी अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं होती। फिर लोगों को कॉल करो, किसका गाड़ी है भाई निकालो, और वो गाड़ी पब्लिक भी खींच के निकालती है, लेके जाती है, लेकिन उसमें इतना टाइम चला जाता है, फायर इंजन वहाँ पहुँचने के बावजूद भी आधे घंटे तक वो काम नहीं कर पाते। तो वो भी एक ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, जो पार्किंग का प्रॉब्लम है, कि जिसकी वजह से हमें फायर स्टेशन, मतलब जो भी आग है, अभी जैसे कहा जाता है कि 1 सेकंड में लगी हुई आग हम 1 ग्लास से बुझा सकते हैं, लेकिन आप 5 सेकंड रुकेंगे आपको टैंकर बुलाना पड़ेगा, इतना फास्टली आग फैल जाती है। एक बार फैल गई आग इतना, क्योंकि अभी आपने देखा 21 जून को जो मंत्रालय में आग लगी थी 4th फ्लोर पे। आग लगने के बाद नियर अबाउट कुछ 2:30-3 बजे आग लगी थी, और एक बार इतनी आग कंट्रोल करते करते इतने फैल गई, वहाँ 200 फायर स्टेशन के व्हीकल्स अवेलेबल थी, 200 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, इतनी मैन पावर थी, पुलिस से 2 हेलीकॉप्टर भी आए थे। और ये सब आने के बावजूद भी मंत्रालय में 4th फ्लोर पे लगी हुई आग 7th फ्लोर तक चली गई, और जब 7th फ्लोर खत्म हो गया तभी आग बुझ गई। मतलब क्या है कि फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। आप जब तक आपको कंट्रोल में है तब तक आपको आपके एक नौकर के जैसा काम देगी, लेकिन एक बार आपके हाथ से बाहर चली गई तो फिर आपका बस कुछ चलेगा नहीं। तो इसीलिए फायर जब इनिशियल स्टेज में है तभी उसको बुझाना जरूरी होता है। और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका रिएक्शन जो जैसे हम बोलते हैं कि किसी आदमी को हार्ट अटैक आता है तो जो गोल्डन आवर्स होता है इनिशियल स्टेज में, जो आप उसको हेल्प करेंगे विद इन 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट्स, वो इम्पोर्टेंट मदद होती है कि जिसको बचने के लिए उसके जो भी नर्वस सिस्टम है उसको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, उसके लिए ब्रेन डैमेज नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसका रेस्पिरेशन शुरू होने के लिए जो गोल्डन आवर्स हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वही गोल्डन आवर्स ये फायर के लिए भी होता है कि जितने जल्दी से जल्दी आप उसका इस्तेमाल करोगे, जल्दी से जल्दी उसको रिएक्ट करोगे, तभी उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। तो ये सेकेंडरी प्रॉब्लम है जो ट्रैफिक जाम होता है। थर्ड प्रॉब्लम आपने देखा कि वहाँ पार्किंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है कि जो बिल्डिंग्स हमें मुंबई शहर में अभी बनाना शुरू कर दिया है, जो हाई राइज बिल्डिंग है, वो हाई राइज बिल्डिंग अभी 85 फ्लोर्स तक का मैंने तो वर्ली में बिल्डिंग्स देखा, लेकिन ये जो बिल्डिंग है सभी ग्लास, साइड में ग्लास लगी हुई है। आपको लगता है कि लगने में डिसेंट बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है, या फायर लगने के बाद हम ग्लास इमीडिएट ब्रेक कर सकते हैं, उसमें से धुआं बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि वहाँ आग लगने के बाद बाहर धुआं ही नहीं निकलता है, और अंदर धुआं का नेचर ऐसे होता है कि अभी आप कमरे में बैठे हुए हैं, यहाँ ऑक्सीजन 20% है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अलग अलग प्रकार के गैसेस है, लेकिन अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ऑक्सीजन से डबल हो गया तो उसका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, CO गैस।
और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि ऑक्सीजन को सक करता है। आप ब्रीदिंग करते हो तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लंग्स में गया, नर्वस मतलब विंड पाइप में गया तो ऑक्सीजन भी खींच लेता है और आपको अस्फिक्सिएशन होके आप मर जाते हैं। विदिन 3 मिनट्स आपका डेथ हो जाए। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला गैस अपने साथ में बन जाता है। जहां आप बैठे हुए वहां सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ गया, थिकली वहां जमा हो गया तो डेफिनेटली वहां कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और उसकी वजह से वहां पर आपकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, हम जो मटेरियल यूज करते हैं मैट्रेस के लिए, ये तकिया बनाने के लिए, जो अलग अलग ये सब केमिकल्स मटेरियल होते हैं और ये जलने के बाद ये जहरीले गैस उसमें से क्रिएट करते हैं और वो जहरीले गैस टॉक्सिक गैसेस है, वो भी हमारे लिए हजार्डस होते हैं। ये इनहेलेशन, क्योंकि आग लगने के बाद हम भागने की कोशिश करते हैं, हमारा रेस्पिरेशन फास्ट होता है, रेस्पिरेशन फास्ट हो गया तो मैक्सिमम हम गैस कंज्यूम करते हैं और उसकी वजह से हम इस प्रकार से बेहोश हो जाते हैं। तो इसके लिए बेसिक टेक्निक क्या है वो भी हम उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये भी इसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होते है कि जो बिल्डिंग है, अभी बीच में ऐसा एक रूल निकाला था कि ये ग्लासेस बिल्डिंग को मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, ये बनाने के लिए बंद करना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ऐसे कोशिश की लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन ये अभी जो बिल्डिंगें बन रही है उसमें रिफ्यूज रूम, हर 7 फ्लोर के बाद एक रिफ्यूज रूम बनाना, उसके बाद में जो लिफ्ट्स का प्रोविजन है, स्टेयर कोर्स का प्रोविजन है, हाई राइज बिल्डिंग के लिए जो नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 है, उस हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी गाइडलाइन है, उस हिसाब से वो बिल्डिंग के अंदर होना कंपलसरी किया गया और उस हिसाब से वो बिल्डिंग को एनओसी दी जाती है। तो जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है उसी के अंदर ये चीज़ें रखी जाती हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। अभी दूसरी एक समस्या हमारे मुंबई शहर में ऐसी हुई कि जो भी फायर ब्रिगेड के लोग हैं वहाँ आग बुझाने के लिए जाने के बाद बहुत सारे वक्त पे फायर ब्रिगेड के लोग ही इंजर्ड होने लगे। अभी थाना में जो तारागण बिल्डिंग में आग लगी थी वहाँ 6 फायरमैन की डेथ हो गई थी। कालबा देवी में हमारे 3 ऑफिसर्स की डेथ हो गई थी अलग अलग। और सांता क्रूज में भी एक फायर लगते हुए रैपलिंग करते वक्त फायर ब्रिगेड के लोग गिरने की वजह से वहाँ पर 2 लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये देखने के बाद थोड़ा डिमोरलाइजेशन होता है पब्लिक का। तो वहाँ हमें ये भी देखना है कि हमारे पास जो फायर ब्रिगेड है उनके पास वेल इक्विप्ड है क्या, उनके पास जो भी इक्विपमेंट है के साथ में जो गाइड करने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से उसको गाइड करते हैं, किस प्रकार से उसको इमरजेंसी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि बहुत सारे वक्त वहाँ जाने के बाद क्या जो ऑफिसर्स बोलते हैं चलो कुछ नहीं, आप घुस जाओ, कुछ नहीं करना है, आपको अंदर घुसेंगे तभी आप किसी को बचा पाओगे। लेकिन कैसे होता है कि अगर आप खुद की जान बचा सकते तो ही आप दूसरे को बचा पाओगे। इसीलिए पहला ओन सेफ्टी देखो, उसके बाद में ही आप उसको बचा सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी समुद्र में डूब रहा है, अभी आपको तैरने को नहीं आ रहा है लेकिन आपने जंप मार दी तो क्या हो जाएगा, आप भी डूब जाओगे। या आपको तैरने को आता है लेकिन आप एक्सपर्ट होना चाहिए कि उसको कैजुअलिटी, वो आदमी आपको पकड़ सकता है पानी में गिरने के बाद, और आपको पकड़ लिया तो आप भी डूब जाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं, उसके पीछे से बाल पकड़ते हैं, कॉलर पकड़ते, पीछे साइड से उसको रेस्क्यू करते हैं, या वो नज़दीक आपके आता है तो उसके मुंह के ऊपर पानी मारते हैं ताकि वो उसका अटेंशन डाइवर्ट हो और उसको हम अलग तरीके से पकड़ सकते हैं। या उसने आपको पकड़ लिया तो उसके मुंह और नाक के ऊपर ऐसे प्रेशर से दबा के रखना चाहिए। उसका सांस बंद हो गया तो अपने हाथ को रिलीज करता है, तभी हम खुद बचा सकते हैं। तो ये जो टेक्निक्स होता है, ऐसे टेक्निक को आपको ये वैसे फायर के टाइम पे भी यूज़ करना होता है। तो ऐसे कौन से टेक्निक्स होते हैं कि जिसमें इस प्रकार से हम खुद को बचा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फायर ऑफिसर्स होते हैं वो इस प्रकार से गाइडेंस, इमरजेंसी में हमारे जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो कैसे किस तरह से वहाँ पर काम करें, सिस्टमेटिकली हमारी जो टीम है वो कैसे काम करते हैं, उसमें एक दूसरे के अंदर कोऑर्डिनेशन है क्या नहीं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में है। अभी वो जो एग्जांपल मैं क्यों दिया था आपको तारागण बिल्डिंग का, तभी मैं थाना में था, रात को 10:30 बजे 14वें मंजिल पे आग लगी थी तारागण बिल्डिंग में। वहाँ 10:30 बजे आग लगने के बाद वहाँ के फायर स्टेशन को कॉल किया गया, फायर ब्रिगेड के लोग की 6 लोगों की टीम आई वहाँ पर।
उन्होंने वॉचमैन को पूछा भाई किसको वहाँ पर किधर आग लगी है, तो उन्होंने कहा वहाँ कुलकर्णी साहब के जो सेफ्टी ऑफिसर है या फैक्ट्री इंस्पेक्टर है उनके घर में आग लगी है, वो घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर गए, बाहर से लॉक है लेकिन वो उनके कमरे में आग लगी हुई है। वो क्योंकि वो सिक्योरिटी जाके देख के आया था, पूरे फ्लोर्स को नीचे खाली किया गया था। तभी फायर ब्रिगेड के लोग लिफ्ट से चले गए, 14वें माले पे गए। उन्होंने फिर वहाँ पहुँचने के बाद जो हाइड्रेंट सिस्टम थी उसको चालू किया, दरवाज़ा तोड़ दिया, वहाँ की फायर वो घर के अंदर जो आग थी वो बुझाई उन्होंने। और आग बुझने के बाद वहाँ उसके घर के अंदर जो भी मटेरियल था, मैट्रेस थे, पिलोज थे, जो भी मटेरियल ऐसे जलने वाले थे वो सब उन्होंने लाके ये पैसेज में रख दिया। भीगा हुआ मटेरियल था लेकिन वो पैसेज में लाके रख दिया ताकि फिर से वो घर में आग न लगे। तो वो रखने के बाद उन लोग 11:30-12 बजे चले गए फिर से वापस। लेकिन इत्तेफाक से रात को 2:30 बजे वहाँ जो मटेरियल था वो पूरा कूलिंग इफेक्ट नहीं होने की वजह से उसके अंदर कुछ हीटेड मटेरियल रहने की वजह से हवा लगते ही धीरे धीरे उसमें आग पकड़ लिया। और आग पकड़ने के बाद फिर से जो मटेरियल रखा था वो जलना शुरू कर दिया वहाँ पर 2:30 बजे। फिर वो 2:30 बजे 3 बजे वॉचमैन को पता चला भाई फिर से वहाँ आग लगी है। फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। वही जो लोग नाइट शिफ्ट में आए थे उन लोग को कॉल करने के बाद उन्होंने कॉल किया, वो फिर बोले ठीक है हम लोग आते हैं। वो 3 बजे वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने फिर वॉचमैन को पूछा कहाँ, तो बोले वही वो कमरे में आग लगी है फिर से। अभी वॉचमैन को पता, अभी दूसरे के घर में तो आग लगी, उधर ही आग लगी ऐसे पता चला। अभी वैसे फायर ट्रेनिंग में आपको कहा जाता है कि कभी भी फायर मतलब कोई भी लिफ्ट का इस्तेमाल आग लगने के बाद नहीं करना चाहिए। फायर मोड का लिफ्ट होता है लेकिन उसका एक रिस्ट्रिक्शन होता है, लिमिटेशंस होता है, उसको कभी कहाँ के लिए यूज़ करना है बात अलग है, लेकिन फायर लिफ्ट का इस्तेमाल ही नहीं करना है। ऐसे सिचुएशन में वो लोग पता होने के बावजूद 6 के 6 लोग वो लोग लिफ्ट में, वो पहले एक पुलिस ऑफिसर और उनके साथ 2 गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड और 2 कांस्टेबल थे, वो जा रहे थे वो लेफ्ट से। उन्होंने कहा कि आप बाजू में आ जाओ, पहले हम जाते बाद में आप आ जाओ। तो ऐसे वो लिफ्ट में चले गए और उन्होंने 14वें माले का बटन दबाया। ये टीम 14वें माले पे पहुंच गई। जैसे दरवाज़ा खुल गया वहाँ पूरा जो केमिकल गैस था वो धुआं घुस गया अंदर। उनको सामने से कुछ दिखाई नहीं दिया। इनके पास मास्क नहीं थे, रेस्पिरेटर नहीं थे, ये ऐसे खुले। उनको पता था कि भाई हमने आग बुझाया है, फिर हम लोग वहाँ पर फिर से जा रहे हैं, तो वो और कॉन्फिडेंस में थे। तो हम लोग ने वो पूरा इतना जो भी सिचुएशन को हैंडल करके हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो फिर आगे का काम आसानी से हम कर सकते हैं। और वही और कॉन्फिडेंस उनको वहाँ लेके गए। और जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया, ये केमिकल गैस की वजह से वो सफोकेटेड हो गए और लिफ्ट के दरवाजे के पास ही बेहोश होकर गिर गए। ना लिफ्ट बंद हो सकी, ना नीचे जा सकी, ना ऊपर जा सकी। जो फायर मोड की लिफ्ट होती है वो ऐसे पर्टिकुलर स्मोक डिटेक्ट होने के बाद, हीट डिटेक्ट होने के बाद नीचे आ जाते हैं और उसके दरवाजे खुल जाते। लेकिन वो लिफ्ट का ऐसा सिचुएशन हो गया कि वो तो फायर मोड की लिफ्ट नहीं थी, लेकिन वो वहाँ दरवाजे पे लोग गिरने की वजह से वो ना बंद हो पाई, सेंसिटिव हो जो की वजह से, और वो लोग उधर ही ऑन द स्पॉट मर गए। वो आग कंट्रोल नहीं हो रही करके फिर ब्रिगेड कॉल दिया गया। फिर दूसरे फायर ब्रिगेड के स्क्वाड दूसरे लोग आ गए और वो दूसरी तरफ से आग बुझाते सुबह 7 बजे जब वो लिफ्ट के पास पहुंचे तो उनको पता चला कि 6 लोग यहाँ पर डेथ हो गई। मतलब इस तरह का हादसा होता है कि हमको ऐसे कहा जाता है कि कभी भी फायर लगने के बाद लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन वही फायर स्टेशन के ही लोगों ने लिफ्ट का इस्तेमाल किया। अगर वो 13th फ्लोर तक भी चले जाते तो बच जाते। लेकिन क्या है कि जैसे मतलब ऐसे कहा जाता है कि किसी की मौत आ जाते लोग उसको मतलब कॉल करके लेके जाते, वैसे उस हिसाब से भी कई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है अपने लिए, और वो भी इत्तेफाक से ऐसे सिचुएशन हो गई। तो ये अभी यही जो हादसा था वो दूसरा इंसिडेंट, जैसे लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वैसे कहा गया था। जैसे क्रिस्टल टावर में फायर लगी थी जो परेल में, वो क्रिस्टल टावर में फायर लगी थी 12वें मंजिल पे, बिल्डिंग थी 16 माले तक। वहाँ फायर लगने के बाद पूरी बिल्डिंग में तो लोग नहीं रहते थे, लेकिन कुछ फैमिलीज रहती थी, वो ऊपर की तरफ चले गई 16वें माले तक। ऐसे कहा जाता है कि कभी भी फायर लगने के बाद आपको ऊपर नहीं जाना है, आपको नीचे आना है और लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, स्टेयरकेस का इस्तेमाल करना है। वो ऊपर की तरफ चले गए और वहाँ धुआं जलने के बाद धुआं चारों तरफ से ऊपर जा रहा था।
वहाँ टेरेस बंद होने की वजह से लोग ऊपर टेरेस पे नहीं जा पाए, लेकिन वो विंडो से लोग हाथ दिखा रहे थे कि भाई हम लोग यहाँ पर है करके। लेकिन जब से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उनके वो टर्न टेबल लैडर लगाए, उनका जो सिस्टम शुरू होने तक 1 घंटा चला गया उसमें। लेकिन क्या है कि इत्तेफाक से उसके अंदर जो फैमिलीज रहते थे, उसके फैमिलीज के अंदर सदावर्ते नाम की एक फैमिली थी, उनकी लड़की जैन सदावर्ते करके, वो डॉन बॉस्को स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। वो लड़की ने डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग किया था, 3rd स्टैंडर्ड में होती तभी उनको पता था कि इस प्रकार से कोई स्मोक फिल्ड रूम में हम फंस जाते हैं तो अपना हैंकरचिप है, ओढ़नी है, जो भी साड़ी है, उसको गीला करके नाक के ऊपर बांधना है और जमीन के ऊपर सो जाना है। और वही सिचुएशन वो लड़की ने वो 17 लोगों को बताया कि आप ऐसा करो, ये ऐसा हैंकरचिप ओढ़नी गीला करके आप नाक के ऊपर बांध दो और जमीन पे सो जाओ। वो 1.5 घंटे तक वो लोग सिर्फ सो गए थे उधर कमरे के अंदर। जब फायर ब्रिगेड के लोग आए, बोले उन्होंने तो हाथ दिखाया था, पब्लिक देख रही थी और ये साला अभी तक दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब कुछ तो हो गया। बाद में वो केस से बाहर उतर के कमरे में आ गए तो उन्होंने देखा कि सब के सब लोग जमीन पे सो गए हैं। फिर उन लोगों को उठा के उन लोग ने उनको रेस्क्यू कर दिया। तभी उन्होंने नीचे आके बोल दिया कि भाई ये सिचुएशन आपने इस प्रकार से कैसे, सेफ्टी प्रिकॉशन कैसे ली। तभी उन्होंने बताया कि लड़की ने हमको बताया कि ऐसे करना है, क्योंकि वो लड़की का पिताजी भी एडवोकेट है हाई कोर्ट में, उसकी मम्मी भी एडवोकेट है, लेकिन ये नॉलेज उनके पास नहीं था, ये नॉलेज एक लड़की के पास था। उन्होंने इस प्रकार से उनको हेल्प किया। तो ये प्रेजेंस ऑफ बाय भी इम्पॉर्टेंट होता है कि ऐसे सिचुएशन में हम किस तरह से एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे वक्त पे क्या होता है कि हमारा कैजुअल अप्रोच होता है कि आग लगी है ना, मंत्रालय में भी जो सर्वर में आग लगी थी, कुछ लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने की कोशिश की, फाइल से बुझाने की कोशिश की, लोगों को लगा नॉर्मल है, वो बुझ जाएगी। और वो सिचुएशन में नॉर्मल कैजुअल अप्रोच होने की वजह से लोग उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसके फिर बिल्कुल वो बड़े हादसे में फंस जाते। जैसे ये सूरत में बच्चे फंस गए, आग लगने के बाद उनको पता चला भाई आग लगी है, तो वहाँ से रिमूव होना इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे उधर ही एंजॉय कर रहे थे, आ गए चलो आ जाओ, मतलब वो एंजॉय उनके जो मूवमेंट की वजह से वो अंदर ही फंस गया। और जैसे स्मोक जैसे बड़े पैमाने बढ़ गया तो ना एग्जिट मिला, ना उसको बाहर आने की कोशिश, मतलब ये हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में फंस गए। तो इमीडिएट कैसा रहता है कि कहीं पर भी आग लगने के बाद खुद को एस्केप करना इंपॉर्टेंट होता है, वहां से इमीडिएट निकलो। तो ये एस्केप नहीं होने की वजह से भी लोग उसके अंदर फंस जाते हैं और वो ये सिचुएशन होता है कि उसकी वजह से ये हादसा बढ़ने का चांसेस होता है। और ऐसे सिचुएशन में इस प्रकार से प्रॉब्लम्स हमारे लिए होते हैं। जैसे वो इंसिडेंट के बाद हम करते हैं, वैसे ही इंसिडेंट हमारे मुंबई में हुआ था, जो कमला मिल कंपाउंड में जो 2 रेस्टोरेंट में इस प्रकार से आग लगी थी। वहाँ आग लगने के बाद क्या था, लोगों को जो एग्जिट से बाहर निकालना था आग लगने के बाद इमीडिएट, लेकिन उनके मैनेजर ने सिक्योरिटी कहा यार ये लोग बड़े बड़े बिल वाले हैं, बिल्कुल जिनका 20,000 50,000 बिल हो गया है, इनको भगाएंगे तो अपना सब डूब गया अपन, उनको पहले रुकाओ, अपने बाकी के उनको जाने मत देना। और वो सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया, उसको बाथरूम में जाने के लिए कहा, वॉशरूम में जाने के लिए कहा, आप वॉशरूम में चले जाओ। वो लोग जाके वॉशरूम में खड़े हो गए। यहाँ फायर तो बढ़ गई ना, बुझाने की कोशिश की नहीं कि किसी ने, ये बाउंसर लोग उसी के सिक्योरिटी में उधर खड़े हो गए और बाकी का स्टाफ पूरा जो भी उधर काम करने वाला था सब एग्जिट से भाग गया। उनको पता था हमारा रास्ता बाहर किधर है, क्योंकि ऐसे होटल होते हैं तो वो सिर्फ उनको ही मालूम रहता है एग्जिट कहाँ होता है, क्योंकि पुलिस रेड होने के बाद वो ही पहले लोग उधर से भाग जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे सिचुएशन में वो लोग उधर फंस गए और ये धुआं बढ़ गया। धुआं बढ़ने के बाद वो लोगों को कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं था कि ये हैंकरचिप गीला करके, ओढ़नी गीला करके नाक पे बांधना है, जमीन पे सो जाना है। क्योंकि कोई भी धुआं होता है या गैस होता है हल्का होता है, वो हमेशा जमीन से 1 या 2 फुट ऊंचाई के ऊपर चला जाता है, नीचे नहीं रहता है। हवा हेवी होने की वजह से हवा नीचे रहती, इसीलिए हम लोग सो गए हैं जमीन पे तो 1 से 1.5 फीट 2 फीट तक किसी प्रकार के गैस का असर नहीं होता है और हमको आसानी से एग्जिट भी नजर आता है। आग कहाँ लगी वो भी दिखाई देते, तो आसानी से हम लोग वहां से एग्जिट भी हो सकते हैं। तो वो उसके लिए आपको जमीन पे सो जाना है। तो वो लोगों को ऐसा सिचुएशन मालूम नहीं होने की वजह से वो सब लोग खड़े हो गए और धुआं जैसे ही बढ़ गया और वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दम घुट के 14 लोग वहां पर उनकी डेथ हो गई और उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, किसी को भी बर्न इंजुरी नहीं थी।
सिर्फ एस्फिक्सिएशन की वजह से मर गए, दम घुटने की वजह से। इस प्रकार से लोगों की डेथ हो गई। तो ये थोड़ा सा अगर वो कॉमन सेंस यूज़ कर देते थे कि ऐसा उनको बता देते हैंकरचीफ बांधो और सो जाओ, तो उसमें से 14 के 14 लोग भी बच सकते थे। लेकिन ये सिचुएशन कभी कभी ये जैसे फूल गिर गया क्या पुल गिर गया, वो जैसे एल्फिस्टन में 24 लोग डेथ हो गई, ये बताना आसान है, लेकिन जिनके घर में डेथ हो गई है उनकी क्या रिएक्शन है, क्या परेशानी है, हम जान नहीं सकते, मतलब उसका ये नहीं अज्यूम नहीं कर सकते। तो वैसे होता है कि ये इंसिडेंट होने के बाद हमको एक ऐसा लेसन मिल जाता है कि हमको ये गलती हम आगे से ना करें। इसीलिए हम इस सिचुएशन को आगे बढ़ने के लिए ये सभी चीज़ें देखते हैं या हम उसमें कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कहा जाता है कि कहीं पर भी आग लग जाती है तो उसमें मोस्टली शॉर्ट सर्किट की वजह से मैक्सिमम जगह पर आग लगने के मतलब जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो जाते हैं। अभी शॉर्ट सर्किट का रीज़न क्या होता है, मोस्टली ये होता है कि हमारी जो वायरिंग होती है 1.5 mm की वायरिंग है और वहाँ हमने कुछ गीज़र लगाया है, फ्रीज लगाया है या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाया कि उसकी कैपेसिटी कंज्यूमिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है और उसकी वो जो वायरिंग की कैपेसिटी कम है और वो ओवरलोडिंग हीटेड होती है और वायरिंग जल जाती है। बहुत सारे लो कंपनी के लो बजट के हम मटेरियल यूज़ करते हैं, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। तो ओवरलोडिंग की वजह से है या जो भी मटेरियल जो वायरिंग हम करते हैं उसका लोड कितना है और हमने वायरिंग की कैपेसिटी कितनी रखी। 2.5 mm की वायरिंग की है तो हम पर्टिकुलरली लोड को बेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम लोग वो चीज़ों को एक तो इस्तेमाल नहीं करते और उसकी वजह से इस प्रकार के प्रॉब्लम होते। कभी कभी हमने अभी वायरिंग किया, हमारे दादाजी ने वायरिंग की थी, अभी तक हमारे घर में चल रही है, ऐसे भी सिचुएशन करते हैं। मिनिमम ये नहीं देखते कि भाई 10 से 20 साल के दरमियान हमारी घर की जो वायरिंग है हमको फिर से रीचेंज करना इम्पोर्टेंट, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। है चल रही वायरिंग, चल रही, पंखा चल रहा है दादाजी का तो वायरिंग भी चलती है दादाजी की, वो उस हिसाब से हम लोग उसको आगे बढ़ाते रहते हैं और उसी का मतलब जो है इंसिडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये होता है कि हम लोग एलसीबी यूज़ करते हैं, ईएलसीबी यूज़ करते हैं, एमसीबी यूज़ करते हैं। तो अगर ईएलसीबी यूज़ किया है तो आपको अगर आपका हाथ लग गया या कुछ इंस्ट्रूमेंट में कुछ अर्थिंग प्रॉब्लम हो गया तो आपका ट्रिप हो जाता है। एमसीबी लगाते हैं तो एमसीबी भी ऐसे अगर सिचुएशन के अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ ओवरलोडिंग हो गया तो ऐसे सिचुएशन में एमसीबी ट्रिप करता है। तो हमारे घर के अंदर जहाँ ज़रूरी है ईएलसीबी लगाना, एमसीबी लगाना इम्पोर्टेंट होता है ताकि ट्रिप होके हमको हमारा जो इस प्रकार का प्रॉब्लम जो शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम है वो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज़ है कि हमारे घर के अंदर कि इसकी वजह से भी हमारे घर के अंदर इस प्रकार से सिचुएशन से आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी मोस्टली ऐसे आप अभी कहा जाता है कि अभी मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वो 3 माले की बिल्डिंग है समझो फॉर एग्जांपल, और हमने ऐसे कहा कि नेशनल बिल्डिंग कोड या आजकल जो फायर ऑडिट करते हैं उस हिसाब से हमारे सिक्योरिटी मतलब हमारे सोसाइटी में ऐसे प्रॉब्लम है कि बोला फायर ऑडिट करना ज़रूरी है। वो कैसे करते क्या करते वो मैं बता देता हूँ, लेकिन फायर ऑडिट करना ज़रूरी है। फिर बोला हमारे बिल्डिंग में कोई ऐसे कारपोरेट ऑफिस नहीं है, कोई इंस्टॉलेशन नहीं, इस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा कार्यालय नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई बनिया का दुकान नहीं है, ऐसे कुछ ये नहीं है, तो फिर हमारे बिल्डिंग का ऑडिट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग रहते हैं मतलब पूरे बिल्डिंग के अंदर समझो अभी 3 माले की बिल्डिंग है, 3 विंग है तो 40 लोग रहते हैं उसमें। तो 40 लोगों के सब मीटर आपके स्टेयरकेस के नीचे है, मीटर रूम स्टेयरकेस के नीचे है। जब भी वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मीटर में आग लग जाती है, वो सब लकड़ी का मटेरियल है और वो धुआं पूरा आपके स्टेयरकेस से ऊपर चला जाता है। फिर आपका एग्जिट ही बंद हो जाता है उसमें। अगर आग लग जाती है ना आप नीचे जा सकते हैं ना ऊपर जा सकते हैं और इस प्रकार से आप उसमें फंसने के चांसेस हैं। तो अगर फायर ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं तो आपका जो मीटर रूम है वो कम से कम बिल्डिंग के कई ऐसे लोकेशन में होना चाहिए वहाँ फायर लगने के बाद उसका असर आपके बिल्डिंग के एंट्री और एग्जिट के टाइम पे ना हो। लेकिन हम इस प्रकार का जो भी
इंस्टॉलेशन करते समय अगर देखा नहीं तो, लेकिन बाद में तो सोचना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें होती है कि हमारा खतरा कैसा है उसको भी हमें देखना है कि हमारी बिल्डिंग छोटी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि भाई 3 माले की बिल्डिंग है तो आग नहीं लगती है, 3 माले की बिल्डिंग है तो वहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। सभी जगह ऐसे होने के चांसेस होते हैं। आपने सिचुएशन कैसे क्रिएट किया है उस हिसाब से वो हमें फायर ऑडिट करने के लिए कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के चांसेस होते हैं। दूसरा ये होता है कि हमारे घर के अंदर, हर एक के घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर है। 14 kg 0.2 का है, 15 kg का सिलेंडर है, 45 kg का सिलेंडर वो होटल वीटल वाले यूज़ करते हैं। तो वो एक सिलेंडर है, वो एक्सप्लोजिव बॉम्ब ही है समझो। तो ऐसे सिचुएशन में आप सिलेंडर के पास सिलेंडर रखा है, एक सिलेंडर लीकेज होने के बाद वहाँ अगर कोई फ्लेम लगे तो उसकी वजह से दूसरा सिलेंडर हीटेड होके वहाँ एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। या सिलेंडर कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिलेंडर आड़ा करके हॉरिजॉन्टल करके घर में रखते हैं, उसमें लीकेजेस के प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। सिलेंडर को जो कैप, सेफ्टी कैप होती है, वो ट्रायल, वो जब ये आता है, कभी कुछ लोग क्या करते हैं, सिलेंडर वाला आता है तभी उससे कैप तोड़ के रखते हैं, देखते हैं गैस लीकेज है क्या हमारा चेक करो, और बाद में वो फिर कैप ओपन करके रखते थे। उसकी वजह से भी हमारे घर में कभी कभी गैस लीकेज होने का चांसेस होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अंदर गैस के अंदर जो एलपीजी का गैस स्मेल नहीं आता है। मरकप्टन नाम का एक गैस ऐसा होता है कि जिसकी स्मेल की वजह से हमको पता चलता है कि वो सिलेंडर हमारा लीकेज हो गया है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो हेवी गैस होने की वजह से घर के अंदर आप सोए हैं तो पूरे घर के अंदर पूरा, अगर रात को आपका वॉल आपने प्रॉपरली बंद नहीं किया या गैस लीकेज हो गया तो पूरे घर के अंदर आपके गैस इस तरह से फैला हुआ रहता है। आपकी विंडोज सभी क्लोज है, दरवाजे बंद है और पूरे घर के अंदर ऐसा गैस अगर भर गया है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि अगर आपने खुद ने मॉर्निंग में उठ के लाइट ऑन करने की कोशिश की, पंखा बंद करने की कोशिश की, तो थोड़ा सा भी स्पार्क होया तो आपके घर के अंदर एक्सप्लोजन होता है। ऐसा अगर आपके घर के अंदर खुद ने नहीं किया, लेकिन सुबह सुबह आपके घर में आने वाले कुछ वेंडर्स होते हैं, जैसा झाड़ू वाला आता है, दूध वाला आता है, न्यूज़पेपर वाला आता है, तो ऐसे भी लोग आके आपकी बेल बजा देते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी आपकी बेल बजा और घर के अंदर अगर गैस वो भरा हुआ है तो भी वो एक्सप्लोड करके आपके घर के अंदर एक्सप्लोजन होने का चांसेस होता है। एलपीजी सिलेंडर एक्सप्लोड कब होता है? जब सिलेंडर के अंदर से फ्लेम निकल रही है, कंटिन्यूसली फ्लेम जा रही है और हीटेड हो गया तो वो अंदर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बाहर के हीटेड से वो पिघल जाता है और उसका एक्सप्लोजन होता है। लेकिन उसको बहुत टाइम लगता है। उसमें गैस लीकेजेस हो गया, बहुत ही सिंपली फंडा है। हमारे घर के अंदर जो भी चादर है, बेडशीट है, गोनपट है, उसको गीला करो, उसके ऊपर डाल दो, उसके ऊपर पानी डालते रहो, फायर ब्रिगेड को कॉल करो। जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आती है तब तक आप उसके ऊपर पानी डालते रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और ऐसे सिचुएशन में घर की दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखो। जितना हवा वेंटिलेशन आपका फ्री रहेगा उतना गैस का असर कम होते जाएगा। तो सिलेंडर से फ्लेम निकल रही करके एक्सप्लोजन नहीं करते, वो हीटेड होएगा, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद जलते 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 उसके बाद में एक्सप्लोड करेगा। तो तब तक सिचुएशन नहीं आया, आपको पता चला इमीडिएट गीला करो, चादर बेडशीट डबल करके उसको उसी के ऊपर डाल दो और उसके ऊपर पानी डालते रहो। आपका सिलेंडर जब तक ठंडा है किसी प्रकार का एक्सप्लोजन नहीं होगा। लेकिन जो गैस निकल रही है वो गैस इस तरह से बाहर जाना जरूरी है। अगर नहीं जाता है तो घर में है तो इस प्रकार से कोई भी सिचुएशन से वो एक्सप्लोड कर सकता है। ये सिचुएशन है। जैसे मैं एक इंसिडेंट देखा था, गोवा में चार लड़कियां घूमने के लिए चली गई थी और वो एसी रूम में रुकी थी वहाँ पर होटल में। अचानक वहाँ की लाइट चली गई। उन्होंने कहा कि हमको मोमबत्ती चाहिए करके, वो वॉचमैन ने वहाँ से 2-3 मोमबत्ती ला के दे दिया। लेकिन वो 2-3 मोमबत्ती लगाने के बाद उनको लगा कि फिर से अंधेरा है, हमको डर लग रहा है। फिर उन्होंने 100 रुपया दे दिया, उसको बोला जितना मोमबत्ती आता है उतना लेके आओ, हमको और लगाने का है। वो वॉचमैन ने फिर जाके वो 100 रुपया का मोमबत्ती लेके आया। वो लड़कियों ने सभी मोमबत्ती एक साथ में लगा दिया, वो 100 रुपया का, जो पूरे कमरे के अंदर। वो दरवाज़ा बंद कर दिया, क्लोज रूम था, और ये लोग सो गए। सोने जाने के बाद उतना वहाँ पर वो मोमबत्ती जलने के बाद इतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया कि ऑक्सीजन से डबल हो गया, उसका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। और वो सिचुएशन में जैसे वहाँ जो गैस था वो अपने सीने में इतना प्रेशराइज करा, उनको लग रहा था हमको उठना चाहिए लेकिन वो उठ नहीं पाए और वो चारों के चारों लड़कियाँ वो सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई।
तो कभी भी गलती से इस प्रकार से क्लोज कमरे के अंदर ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। जैसे एसी रूम है आपका और वहाँ अपने हीट वगैरह जो मारते हैं मच्छर के लिए, वो मार के अगर किसी बच्चे को सुलाया ना, विद इन हाफ एन आवर वो डेथ हो सकता है। तो ये ऐसा सिचुएशन हम इंसान को भी वैसे प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर वेंटिलेटर कर आपने एसी बंद किया है, मार दिया और आपने उधर सो गया क्लोज कमरे के अंदर, तो उसका भी असर हो सकता है। तो ये सिचुएशन के अंदर आपको ये फायर के टाइम पे भी इस प्रकार के अलग अलग सिचुएशन को फेस करना होता है। और ये शॉर्ट सर्किट के बारे में बता दिया कि ये शॉर्ट सर्किट एक ऐसा कारण होता है कि इसकी वजह से आग लगने के चांसेस होते हैं। और इलेक्ट्रिक की जो भी हमने वायरिंग वगैरह सॉकेट बताया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से जो भी प्रिकॉशन लेना है आपको, वायरिंग वगैरह, कलर कोड की वायरिंग, अच्छी वायरिंग 1.5 2.5 mm की है, जो भी इलेक्ट्रिशियन जो एक्सपर्ट लोग हैं उससे अगर वायरिंग करते हैं तो उससे हम डेफिनेटली हमारे घर के अंदर सुरक्षितता पा सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर इस प्रकार से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि आग लगने के बाद हमको क्या क्या लेना है, क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, क्या क्या ये कर सकते हैं। फायर इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट, लाइट एंड स्मोक्स इवॉल्व to generate fire. Heat, fuel and oxygen is essential required to balance the ratio. Shortage of any one restrict the occurrence of fire. अगर फायर को रिस्ट्रिक्ट करना है तो इसमें से कोई भी एक हीट, फ्यूल या ऑक्सीजन कम करो तो डेफिनेटली आग को हम बुझा सकते हैं। अगर हीट को कम करना है तो पानी का इस्तेमाल करो, ऑक्सीजन को कम करना है तो मिट्टी डाल सकते हैं, ब्लैंकेटिंग कर सकते हैं, ढक्कन डाल सकते हैं, उससे हम ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर सकते हैं। जो फ्यूल है, शॉर्टेज ऑफ फ्यूल का मतलब है कि आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं वहां पर अगर एक चेयर को फायर लग जाती है तो बाकी के चेयर को उठा के बाहर निकालो। तो आग एक मटेरियल है, वो उसका खाना है, जितना उसको खाना मिलते रहेगा वो मटेरियल को जलाती रहेगी। तो आप मटेरियल को रिमूव करो तो ताकि हम आग को बुझा सकते हैं। अभी जितने भी फायर ब्रिगेड के लोग, अभी देखो कई जगह पे फायर लग जाती है तो फायर लगने के बाद हम हजारों लोग वहां पर खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, वीडियो शूटिंग करते रहते हैं, लेकिन हम आग बुझाने की कोशिश नहीं करते। हम इंतजार करते हैं फायर ब्रिगेड का। और फायर ब्रिगेड के लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं? 6 लोग आते हैं। 4,500 लीटर का पानी लेके आते हैं, एक फायर इंजन लेके आते हैं और वो 6 लोग रहते हैं। और वो 6 लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने ये पूरा आग को बुझाना चाहिए। और वो इस प्रकार का टेक्निक यूज करते हैं कि अगर उस बिल्डिंग में आग लगी है तो साइमल्टेनियसली हम कौन से सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जगह से हम पानी मारते हैं, दूसरी जगह से हम मटेरियल को हटा देते हैं, और इस प्रकार से किसी बिल्डिंग के अंदर से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में आग लगने का चांसेस है तो उसे एक वाटर का कर्टन तैयार करते हैं ताकि या उसके पोर्शन को गीला करके रख देते हैं कि ताकि इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में आग न लगे। तो वो एक टेक्निक होता है कि कूलिंग इफेक्ट। अभी देखो किसी चीज को कूलिंग इफेक्ट देने का मतलब क्या, हीट कम करने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा शर्ट है, ये शर्ट अगर 80 डिग्री पे जलता है तो नॉर्मल टेम्परेचर 80 डिग्री पे और जल सकता है। लेकिन अगर आप ये शर्ट को गीला करोगे और फिर जलाने की कोशिश करोगे तो 200 डिग्री सेल्सियस पे भी जलेगा नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर से भी ठंडा हो गया है। तो आप किसी जगह पर आग बुझाने के लिए जो पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इतना पानी मारो, इतना पानी का इस्तेमाल करो कि वो चीज़ नॉर्मल टेम्परेचर से भी ठंडी हो, उसे बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। अगर ऐसा कूलिंग इफेक्ट देना जरूरत है तभी वो चीज़ हम अच्छी तरह से आग को बुझा सकते हैं। तो इस प्रकार से कहीं भी आग लग जाती है तो हम बिल्डिंग में साइमल्टेनियसली एक कूलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा स्टारवेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। स्टारवेशन का मतलब है जो मटेरियल को हटाना, जलने वाले मटेरियल को जितना हटाएंगे उतने आग कंट्रोल करने में हमें जरूर मदद मिल जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई कट करना बिल्डिंग के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ के लिए हम ऑक्सीजन सप्लाई, जैसे तेल के टैंक में आग लग गई तो उसके ऊपर हम फोम मारते हैं, फोम का लेयर फैलते फैलते ही ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है, आग बुझ जाती। तो ऑयल रिफाइनरीज में या शॉर्ट सर्किट की आग है तो हम वहाँ पर मिट्टी डालते हैं। कैसे ह्यूमन बीइंग, कोई आदमी जल रहा है तो उसको ब्लैंकेटिंग करते हैं, वो वैसे बुझाते हैं हम आग। इस तरह से हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई कट करके आग को बुझा देते हैं। तो ये एक सिस्टम का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं। It is now established that a small flame can get completely out of control. Within second आग इस तरह से फैल जाती है और वो पूरे बिल्डिंग को
मतलब घेर लेती है इस प्रकार से फ्लेम की वजह से, और हम वहाँ से बाहर निकलना हमारे लिए एक मुश्किल बन जाता है। तो जितना शॉर्टेस्ट टाइम है उसमें से जितना जैसे बाहर हम निकल सकते हैं उतना जल्दी बाहर निकलो, लेकिन बाहर निकलते वक्त नीचे आ जाना है। बहुत सारे वक्त पे लोग डर जाते हैं, बाहर आते हैं पैसेज में, वो देखते हैं नीचे भी धुआं है, लेकिन धुआं नीचे का धुआं ज़्यादा नहीं होता है, आधे स्टेयरकेस तक ही थोड़ा सा धुआं होता है, नीचे पूरा प्लेन रहता है, धुआं ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन कुछ धुआं डर जाने की वजह से हम लोग नीचे नहीं जाते, लेकिन हमारा ये देखना है कि गीला हैंकरचीफ बांध के हमको नीचे जाना जरूरी होता है। ऐसे सिचुएशन में जितना आप बाहर जल्दी से जल्दी निकलोगे, वो बाहर निकलते वक्त क्या कहा जाता है कि कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है तो आपको क्या क्या करना है या कैसे कैसे सिचुएशन में आप बाहर निकल सकते हैं। हमेशा बिल्कुल काम रहना है, चिल्लाना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आग लगने के बाद आप चिल्लाओगे, आप घबर जाओगे तो आपके बच्चे, आपके फैमिलीज वो भी डर जाओगे। ऐसे सिचुएशन में वो किधर भी जंप मारने के चांसेस है, उनको शॉक लगने का चांसेस है। तो ये सिचुएशन में पहले घबरना नहीं है, बिल्कुल शांत रह के ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हम इमीडिएट, हमारे 3 एजेंसीज हैं मुंबई में कि ऐसे सिचुएशन में हमको हेल्प कर सकती है। 3 एजेंसीज कौन है? एक है मुंबई फायर ब्रिगेड। आग लगने के बाद आप मुंबई फायर ब्रिगेड 101 पे फ़ोन करो, आपको मुंबई फायर ब्रिगेड के लोग आ जाएंगे। दूसरा कॉल आपको पुलिस को करना है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में पुलिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पब्लिक को कंट्रोल करना, बाकी की हेल्प के लिए। तो दूसरा कॉल आपका फायर ब्रिगेड, पुलिस को होना चाहिए 100 नंबर पे। और तीसरा कॉल आपका होना चाहिए 1916 मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। उनके पास भी अलग अलग स्क्वाड के लोग हैं, अलग अलग उन्होंने QRT बनाया है। वो ऐसे सिचुएशन में भी इमीडिएट उनके साथ में जितने भी अदर एजेंसीज है वो उनके कंट्रोल रूम से कॉल करके उनको बुलाते हैं। आपको दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं। जो भी डिपार्टमेंट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सभी कंट्रोल रूम के फ़ोन नंबर होते हैं और वो इमीडिएट उनको कॉल करते हैं और वो बाकी के सर्विसेज भी वहाँ इमीडिएट आपकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। तो आपको कभी भी बिल्डिंग में आग लगने के बाद पहले शांत रहना है। दूसरा काम क्या करना है? फायर ब्रिगेड को, पुलिस को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कॉल करना है। तीसरा काम है आपके घर से आपको बाहर निकलना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप घर से बाहर निकलते वक्त 2 प्रक्रिया आपको करनी पड़ती हैं। आपके घर के अंदर जो भी बीमार लोग हैं, जो ज्येष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है और बच्चे हैं, उनको पहला रेस्क्यू करना है, उनको पहले घर से बाहर निकलना है। और इस प्रकार से आप खुद को भी उनके साथ में, पहले इन लोगों के साथ में बाहर आना है। लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, नीचे की तरफ आ जाना है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में धुएं के अंदर आपको आना पड़ेगा, इसीलिए आप हैंकरचीफ गीला करो, सबके ऊपर, नाक के ऊपर बांधो और उधर से बाहर आ जाओ। अगर आपके दरवाजे के पास ही आग लगी हुई है और ऐसे सिचुएशन में आप 5th फ्लोर 7th फ्लोर पे हैं और आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है, ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि आप घर के अंदर जितना भी आपके घर के अंदर पानी रहेगा आप डालते रहोगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई आपकी आग नहीं बुझेगी। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि घर के जितने भी मेंबर हैं वो नल के नीचे बिठाओ, कपड़े के साथ में उनको गीला करो, सबको गीला करो। दूसरा है कि आपके घर के अंदर जो भी चादर है, रज़ाई है, बेडशीट है, जो भी है उसको गीला करो दूसरी स्टेज में। और हर एक के शरीर के ऊपर एक चादर, एक गोदड़ी, सतरंजी डालो और उसको बोलो ऐसा पकड़ के आप आग में से चलते जाओ। आप 15 मिनट तक गीले कपड़ों से और गीले गोदड़ी से आप आग में चले जाओ, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से उधर से बाहर आ सकते हैं। लेकिन पानी डालने के लिए वेस्ट मत करो, खुद गीला हो जाओ और घर के अंदर जो भी इसे मटेरियल है उसको गीला करके बॉडी के ऊपर ले लो और आग में से चलते आ जाओ। आप 100% रेस्क्यू हो सकते हैं। आपको उधर से जल्दी बाहर निकलना है, आपको अंदर रुकना नहीं है, आप इसे डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं। एक आध आदमी है तो क्राउलिंग करके आ सकता है। अभी ऐसे बच्चे हैं, ज्येष्ठ लोग हैं तो वो क्राउलिंग करके नहीं आ सकते, लेकिन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्टेज में मुंह के ऊपर हैंकरचीफ बांध के वो सिचुएशन से वो आराम से बाहर आ सकते हैं। तो वो आपको वो काम करना है कि उससे हम इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। स्टेयरकेस का इस्तेमाल करना है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है और इसे लोगों को बाहर आ जाना है। और फिर नीचे आने के बाद अगर आग में से आए हैं नीचे, अगर कैसे सब जो हीट में से आए हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा उनके बॉडी के ऊपर ठंडा पानी डाल देना है, कूलिंग इफेक्ट देना है।
ये काम करना है। नीचे वहाँ ऐसे कुछ असर नहीं होगा, वहाँ से बाहर आने के बाद उसको पानी पीने के लिए देना है। वो घबराहट की वजह से और आराम से कई जगह पे उसको बिठा दो, उसको भगाने की चलने की कोशिश मत करो, उसको पानी पीने के लिए दे दो या स्टिमुलेंट्स दे दो। स्टिमुलेंट्स का मतलब है एनर्जेटिक, चाय कॉफ़ी शरबत। ऐसे जो भी लोग इस प्रकार के सिचुएशन से बाहर आते हैं उनको स्टिमुलेंट्स देना जरूरी होता है ताकि उनको कुछ शॉक न लगे। ऐसे सिचुएशन में उनको वहाँ से बाहर आने के बाद ये चीज़ें देना है। या ऐसे सिचुएशन में किसी ने शॉक लिया है तो उसको एंटी शॉक सोल्यूशन पिलाया जाता है। एंटी शॉक सोल्यूशन क्या होता है, 1 गिलास पानी ले लो, 2 चम्मच शक्कर डाल दो और 2 चिलुट भर खाने का सोडा, जो सोडा बाइकार्ब जो हम भजी वगैरह चावल में डालते हैं, वो थोड़ा सा सोडा पानी में डाल दो। 1 गिलास पानी, 2 चम्मच शक्कर और थोड़ा सा खाने का सोडा, वो डाल दो, उसको मिक्स करो और उनका जो भी है ऐसे सिचुएशन में घबराए हुए लोगों को पीने को दे दो। वो ऑटोमेटिकली जब भी मतलब वो घबराहट से बाहर आ जाएंगे। जैसे हम बेहोश होने के बाद देखो किसी को फिट आया, चक्कर आया तो वो आदमी गिर जाता है, फिर उसको हम क्या सूंघने के लिए देते हैं, कांदा देते हैं, ओनियन। ओनियन क्यों देते हैं? अमोनिया, ओनियन के अंदर अमोनिया एक ऐसा जो अमोनिया का स्मेल है, वो स्मेल की वजह से हमारी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है और नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई तो आदमी फिर में होश में आ जाता है। सिर्फ इतना करते हैं हम लोग, कांदे का स्मेल देते हैं और मुंह के ऊपर पानी मारते हैं, वो आदमी उठ के बैठ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी लोग घबर गए हैं तो घबराहट से और भी उनको शॉक लगने का चांसेस है, इसीलिए उसको एक एंटी शॉक सोल्यूशन पिला दो, एनर्जेटिक पिलाओ, चाय कॉफ़ी ये पिला दो, डेफिनेटली वो घबराहट से बाहर आ जाए। लेकिन ये नॉर्मल चीज़ें देके आप उसको मतलब रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन आपको हैंडल करना है। ऐसे सिचुएशन में जिन लोगों को आपको रेस्क्यू किया है उसको हॉस्पिटलाइज करने के बाद या करने के लिए लेके जाते गए जगह पे रखा हुआ है तो उसको पहले पानी पिलाने के लिए देना है। पानी किसको नहीं पिलाया जाता है? बेहोश है लोग, उनको नहीं पिलाया जाता है। एनर्जेटिक चीज़ें बेहोश लोगों को नहीं पिलाया जाता है, क्योंकि बेहोश आदमी निगलने की कार्रवाई नहीं करता है। क्योंकि हम जो भी पानी पीते हैं तो निगलने की कार्रवाई करते हैं का मतलब हमारा जो फूड पाइप है वो ओपन करते हैं, तभी हमारा पानी ये चीज़ अंदर चली जाती। बेहोश आदमी अगर निगलने की कार्रवाई नहीं करेगा तो फूड पाइप ओपन नहीं होगा। फूड पाइप ओपन नहीं होगा तो जो भी आप पानी पिलाओगे जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, हमारी इपेग्लोस्टिक पीछे हट जाएगी और वो पानी या जो भी है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सिर्फ 1 गिलास पानी रहता है, और जो भी आप पानी पिलाओगे रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लोज हो गया, आपका रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, आदमी दम घुट के मर जाएगा। यह कभी होता है कि बहुत सारे वक्त पे लोग गलत फहमी से कैसे काम करते, देखो कि आपके घर में कोई आदमी कोमा में चला गया। कोमा का मतलब क्या है कि सिर्फ आँख खुले है, कोई सेंसेशन नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसको ना खिला सकते हैं ना पिला सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब डॉक्टर कहता है कि आप इनको घर पे लेके जाओ, वेंटिलेटर पे रखो या निकालो वेंटिलेटर, जितना भी रहेगा घर में जो लोग रिश्तेदार है उनको देख लेंगे और उनको शांति मिलेगी जाते हैं। हम लोग उसको डिस्चार्ज लेते हैं और घर में लेके आते हैं। जब घर में लाते हैं तो बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, कोई नारियल पानी लेके आता है, कोई जूस लेके आता है, कोई और लेके आता है, बोलते हैं नाना जी कैसे है, क्या है, नाना जी की आँख खाली है, खाली देखते नहीं कुछ नहीं। तो फिर एक आध आदमी डेयरिंग से क्या करता है, नारियल पानी ऐसे लोटे में डाल देता है, चम्मच ले लेता है और बोला चलो यार नारियल पानी तो पिलाओ, अपने आखिरी टाइम पे थोड़ा सा अपनी तरफ से उनको थोड़ा सा ये देते। तो एक आदमी जैसे नारियल पानी पिला चाहे, दूसरा भी पिलाता है, तीसरा पिलाता है। तो हमारे इधर क्या है कि देखो ये हमारी मतलब विंड पाइप है, मतलब नाक से हम सांस लेते हैं, और ये फूड पाइप है, ये दोनों एक साथ में इकट्ठी हुई है, बाद में अलग हो गई है। तो ऐसे जहाँ इकट्ठी हुई वहाँ इपेग्लोस्टिक है कि जो हम सांस भी लेते हैं और खाना खाते तभी बीच में रहता है। क्योंकि यहाँ इपेग्लोस्टिक क्यों लगाया है कि अगर कोई इंसान मुंह से सांस नहीं ले पाएगा, नाक से सांस नहीं ले पाएगा, तो वो मुंह से सांस लेके अपने को जिंदा रख सकता है करके वहाँ पर ये दोनों सिस्टम को इकट्ठा किया है और बाद में अलग किया गया है। देखो इंसान को बनाते वक्त खुदा ने बहुत ही फुर्सत से बनाया इंसान को। मैं किसी की पर्टिकुलर तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंसान को बनाते वक्त सभी सिस्टम इसमें ऐसी रखी गई। अगर ये हमेशा हमारा जो विंड पाइप होता है वो साइकिल के टायर के मापिक होता है, हमेशा खुला रहता है, लेकिन हमारा फूड पाइप है वो हमेशा बंद रहता है, ट्यूब के मापिक। हवा निकाल दी तो ट्यूब ऐसे क्लोज हो जाती। क्योंकि इंसान कुछ भी खाने के बाद उसके पेट में इमीडिएट नहीं जाना चाहिए, वो मर सकता है। कोई अनजाने में कुछ चीज़ खा ली, अगर कड़वी लगी तीखी लगे तो थूक सकता है। तो इसीलिए हमारा
फूड पाइप हमेशा बंद होता है, तो उसको खुला करने के लिए हम निगलने की कार्रवाई करते हैं, तभी वो चीज़ें हमारे पेट के अंदर चली जाती। लेकिन बेहोश आदमी वो निगलने की कार्रवाई नहीं करता है कोमा में, तो हम जितना पानी पिलाएंगे, नारियल पानी पिलाएंगे, वो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। आदमी सोया हुआ है, हॉरिजॉन्टल रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो धीरे 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 नारियल पानी से भरता भरता ऊपर आ जाता है, और आखिरी में कोई उसका दामाद लड़की लेट आ जाती है, बोले नाना कैसे है, क्या है, मैं इतना भी ट्रेन नहीं थी, उधर बहुत लेट हो गया, मैं इधर से आई उधर से आई। बोला बेटा यार सब लोग आए हैं, सुबह से पानी पिला रहे, तू भी बेटा पानी पिला देना। वो जैसे पानी पिला देते, उनका जैसा रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक हो जाता है, वो दम घुट के मर जाते हैं। वो बोलते हैं देख तेरे लिए रुके थे, तू जैसे पानी दे दिया उसने जान छोड़ दी। लेकिन वही एक रीज़न होता है, उसकी वजह से वो मर गए। कहने का मतलब है कि बेहोश आदमी को कुछ पिलाने का नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में के अंदर इस प्रकार से आप उसको, ये मतलब चक्कर आ गया, क्या होता है ब्रेन को अपना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल गया तो इंसान को फीड आ जाती है, चक्कर आ जाती है। तो उसमें ज़मीन पे सुलाने का है उसको, पहला काम करने का। सुलाने के बाद क्या करना है, उसके पैर उठा के ऊपर करना है थोड़े से, ऐसे सिचुएशन में थोड़ा पैर उठा के रखो, तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई उसके ब्रेन तक नॉर्मल हो जाएगा। बाद में फिर से थोड़ी देर के बाद पैर को नीचे रखो, उसके मुंह के ऊपर थोड़ा सा पानी मारो, वो 2-3 मिनट में होश में आ ही जाएगा। और कांदे का जो स्मेल है, पॉसिबल है तो कांदा फोड़ दो और उसका स्मेल दे दो, ताकि वो जल्दी से जल्दी एक्टिवेट। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया का स्मेल, मेडिकल स्टोर में एक अमोनिया मिलता है, तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, उसका स्मेल दिया तो भी इमीडिएट होश में आ जाता है। लेकिन अमोनिया में 2 इफेक्ट करता है। अमोनिया का आप ज़्यादा स्मेल दिया तो होश वाला आदमी बेहोश हो जाएगा, और बेहोश वाला आदमी भी होश में आ जाता है, तो वो मल्टीपर्पज यूज़ किया जाता है उसको। तो कहने का मतलब क्या है कि हम कांदे से उसको स्मेल देके उसको होश में ला सकते हैं। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देखा, एक मेरे जैसे आदमी कल्याण स्टेशन पे चक्कर आके गिर गया, इत्तेफाक से वो कैंटीन बाजू में था। लोग बोले अरे कांदा ले गया, कांदा ले, कांदा ले। तो कैंटीन वालों ने उसको कांदा काट दिया, उसको एक आदमी के हाथ में दे दिया। उसने क्या किया, कांदे का 2 पार्ट था, उसके नोस्ट्रिल के ऊपर इतना दबा के रख दिया, उसका सांस ही बंद कर दिया। वो ताकत वाला था करके उठ के बैठ गया वो झटके से, तभी उसको पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो स्मॉग उसका सांस बंद करने की वजह से उठ गया वो। अगर बच्चा होता तो मर भी सकता था। वो ऐसा नहीं करने का, स्मेल देने का मतलब ऐसा दबा के नहीं रखने का। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि अगर कोई घबरा गया है फायर सिचुएशन में या कुछ हो गया, तो उसको एंटी शॉक सोल्यूशन पिलाओ, तो ताकि वो घबराहट से बाहर आ जाए और उसको शॉक नहीं लगेगा। वो हॉस्पिटल जाएगा, एम्बुलेंस में लेके जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में वो इस प्रकार से उसको शॉक नहीं लगेगा। तो ये सिचुएशन, और हमेशा ऐसे लोगों का मॉरल बड़ा करना जरूरी है। जैसे क्रिस्टल टावर में, जैसे मैंने कहा कि लिफ्ट से जाना नहीं है, वहाँ क्रिस्टल टावर में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुआ, लेकिन 2 लोग डेथ कौन से हो गए, जो लोग अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए लिफ्ट से जा रहे थे। अचानक बिल्डिंग का इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद किया जाता है, जैसे बिल्डिंग में आग लग जाती है वहाँ का इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाता, लिफ्ट जहाँ पर है वहाँ ही बीच में रुक जाती, वहाँ उसको वेंटिलेशन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और दूसरा, जो आग लगी हुई है बिल्डिंग में, उसका जो धुआं है वो डक्ट में से ऊपर चला जाता है, और वो जाते जाते वो भी लिफ्ट के अंदर घुस जाता है, और उसकी वजह से लोग उधर मर जाते हैं। तो गलती से कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। और वो इस प्रकार से 2 लोग जो बचाने के लिए जा रहे थे रिश्तेदार को, वो लोग लिफ्ट में जाके डेथ हो गए। तो ऐसा सिचुएशन नहीं करना है बिल्डिंग में। ये प्रिकॉशन आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप खुद को बचा सकते हैं। ये बिल्डिंग में से आपको बाहर आना है। ये जो आग लगी हुई है वहाँ 100 डिग्री टेम्परेचर, तो 600 डिग्रीज उससे वेपर में होते हैं, और उसका असर हमारे आंखों के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर जल्दी होता है, और इसमें जल्दी से जल्दी जलने के चांसेस होते हैं। तो जितना जल्दी आप उसमें बाहर निकल सकते हैं, उतने आप उसको जल्दी से जल्दी खुद को बाहर निकालो। ये हमारे पुलिस कांस्टेबल ने जो कमला मिल में जो आग लगी थी, वहाँ पर एक कैजुअलिटी को, सफोकेटेड लड़की को बाहर निकाला था, रेस्क्यू किया था। ऐसे सिचुएशन में भी ये भी कैजुअलिटी जलने के बाद बिल्डिंग में से लोगों को बाहर निकालते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये देखना है कि क्या स्ट्रेचर के ऊपर कैजुअलिटी को लेके जाते हैं तो हमेशा कैजुअलिटी का हेड पीछे होना चाहिए, ताकि मतलब इस तरह से हम उसको लेके आते हैं तो ये पैर आगे और हेड पीछे होना चाहिए, ताकि वो सिचुएशन से, जिस बिल्डिंग से हम उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आसानी से वो इंसिडेंट नहीं देख पाएगा और उसको शॉक नहीं लगेगा। और दूसरा, उसका हेड अगर पीछे रहेगा तो जो भी अभी ये लोग सामने देख रहे हैं, उसको कुछ मदद चाहिए तो ये देख नहीं सकते,
पीछे वालों को आवाज़ नहीं जा रही, तो पीछे वाले लोग हैं वो आसानी से उसको एनकरेज कर सकते, चीज़ें बता सकते, हेल्प कर सकते। इसीलिए हमेशा किसी भी कैजुअलिटी को रोड पे ट्रांसपोर्ट करते वक्त उसका पैर आगे होना चाहिए और हेड पीछे होना चाहिए। और जब एम्बुलेंस में लोड करते हैं तो उसका हेड आगे होना चाहिए और पैर पीछे होने चाहिए। तो ये सिचुएशन हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी कैजुअलिटी को रेस्क्यू करते हैं या फायर में से रेस्क्यू करते हैं। हमने एक जगह पे देखा कि लोगों ने एक आदमी को स्टेयरकेस से, मतलब एक बिल्डिंग से रेस्क्यू किया, स्ट्रेचर के ऊपर डाल दिया, लेकिन फायर ब्रिगेड के लोगों से उन लोगों ने अपने रिश्तेदार था करके स्ट्रेचर अपने हाथ में ले लिया और वो स्टेयरकेस से भागते आ रहे थे। और जब इधर ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, फर्स्ट फ्लोर पे थे, और जब भी वो स्टेयरकेस को टर्न मार दिया, वो आदमी स्टेयरकेस से मतलब वो स्ट्रेचर से उल्टा मुंह के ऊपर गिर गया और उधर ही ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। जवेरी नाम था उसका, मैं जानता था। मतलब क्या है, किस तरह से ऐसा होता है कि हैंडलिंग में भी कैजुअलिटी डेथ होने का चांसेस होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैजुअलिटी को ट्रांसपोर्ट करते वक्त प्रिकॉशन लेना है कि स्ट्रेचर पे कैजुअलिटी लोड करने के बाद जो बेल्ट होते हैं ताकि बांध हो, ताकि ऐसे सिचुएशन में वो टर्निंग बिर्निंग में ना गिरे या एम्बुलेंस लोड करते वक्त इस प्रकार का इंसिडेंट ना हो। देखिए अभी आपको क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू। स्टे काम, डोंट पैनिक एंड डोंट रन। बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं, घबराते हैं, भाग जाते हैं और उसकी वजह से वो ज़्यादा स्टैम्पेड होने के चांसेस है, डेथ होने के चांसेस है, शॉक लगने के चांसेस हैं। रेज अलार्म अलर्ट एवरीवन इन यूर प्रीमाइसेस। जो लोग हैं, आपको अलार्म सायरन है आपके हाथ तो सायरन बजा सकते हैं, सिटी बजा सकते हैं, अनाउंसमेंट पब्लिक पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट कर सकते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से। एस्केप फर्स्ट एंड द कॉल हेल्प। आप खुद पहले बाहर आइए, बाद में जो भी सर्विसेज है उनको कॉल करिए। यूज नियरेस्ट अवेलेबल एग्जिट। आपका स्टेयरकेस का इस्तेमाल कीजिए। व्हाइल लिविंग द प्रीमाइसेस क्लोज द डोर्स विंडोज बिहाइंड यू, क्योंकि अंदर से जो आग है बाहर आने के चांसेस होती है। इसीलिए जैसे आप घर से बाहर निकलते दरवाजे बंद कीजिए, खिड़कियां बंद कर दीजिए ताकि वो आग घर से बाहर नहीं आए, वो कंट्रोल हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई कम होते ही वो बुझने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए उसको वो सब कमरे को बंद कर दीजिए। यूज नियरेस्ट एस्केप रूट बिकॉज दे बिल्ट फॉर द पर्पजेस। आपको आपके जो भी एग्जिट होते हैं वो हमेशा इस तरह से खुले होने चाहिए ताकि आपको वहाँ कोई मटेरियल, बहुत सारे लोग बिल्डिंग में अपनी साइकिल लगा देते हैं, सामान रख देते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल की वजह से कंजेस्टेड बना देते हैं। तो ऐसे एस्केप हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि आसानी से आप वहाँ से बाहर आ सकते हैं। यूज स्टेयरकेस, डोंट यूज द लिफ्ट। लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। अभी देखिए आप इस तरह से आप इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड को कॉल कीजिए। ऐसे डू नॉट पैनिक की घबराहट, ऐसे चिल्लाते हुए नहीं बाहर आ जाना है। डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर द कलेक्टिंग वैल्यूएबल्स। बहुत सारे लोग आग से बाहर निकलते बाद में बोलते मेरा मोबाइल रह गया, मेरी पर्स रह गई, मेरा और कुछ रह गया, और वो अंदर चले जाते, फिर अंदर फंस जाते। ये सिचुएशन होने का चांसेस है। मुमरा में हम लोग एक वहाँ पे 3 माले का बिल्डिंग गिरा था, ग्राउंड फ्लोर का जो भी मकान था वो गिरा ही नहीं था, 3 माले ऊपर से गिर गए थे और उसके अंदर लोग थे, उनको रेस्क्यू कर दिया, सब रेस्क्यू हो गए। लेकिन उसके अंदर जो लेडीज थी उसको याद आया मेरा मोबाइल रह गया, वो बिना, अब उसका घर बचा है, बाकी के लोग सब बाहर आ गए, लेकिन उसको रहा नहीं पाया कि उसके पास उसका मोबाइल लेने के लिए। वो वहाँ लोग रेस्क्यू, मतलब पब्लिक को बाहर, पब्लिक रुका रही है, वो औरत इतने जोर से भाग के निकल गई वहाँ से, वो जाके जो अपना डोर्स का फ्रेम था उसको जाके टक्कर गई। जैसे टक्कर गई वो उधर ही गिर गया और वो बिल्डिंग भी गिर गई। तो ऐसे सिचुएशन में वो पब्लिक के सामने उसका डेथ हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप कुछ वैल्यूएबल के लिए आप पीछे मत जाओ, वो रहने दीजिए, आपको मिल सकता है फिर से। यूज फायर एक्सटिंग्विशर। आपके पास बिल्डिंग के अंदर जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है, पहले जो भी फायर सिस्टम्स है, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट एड इक्विपमेंट टू एक्सटिंग्विश द फायर। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करो या पानी का इस्तेमाल करो। डू नॉट रन, भागो मत। अगर कपड़े जल रहे हैं तो भागो मत। जस्ट लैंड ऑन द रोल ऑन द ग्राउंड। आपके बॉडी को रोल करके खुद को बुझा सकते हैं आप। डोंट यूज टॉयलेट। कभी भी बिल्डिंग में आग लगने के बाद टॉयलेट में जाके छुपना नहीं है, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड के लोग आते हैं आपको बचाने के लिए, वो टाइमिंग देखते हैं कि कौन से टाइमिंग, अभी कौन से टाइमिंग में फायर लगी हुई है। अभी फॉर एग्जांपल रात को 9 बजे का टाइमिंग है, तो लोग आपको हॉल में मिल सकते हैं, किचन में मिल सकते हैं, वहाँ पहले सर्च किया जाता है। अगर रात को 12 बजे का टाइमिंग है तो सब लोग बेडरूम में मिल सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को पहले सर्च किया जाता है।
लेकिन आप 12 बजे आग लगे और टॉयलेट में घुस गए तो आपको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, सबको रेस्क्यू करेगा और आप उसके अंदर फंस सकते हैं। तो ये टॉयलेट ऐसी प्लेस नहीं होती कि जहां हम इमरजेंसी में खुद को शेल्टर ले सकते हैं, तो उसका टॉयलेट का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद में इस प्रकार से डोंट यूज लिफ्ट, हमेशा डोंट गो अपसाइड बेड एग्जिट, ग्राउंड लेवल में आइए, ऊपर जाने की मत कोशिश कीजिए। अगर धुआं है तो इस प्रकार से क्लोज रूम में रह के आप खुद को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये प्रिकॉशन आपको लेना है। आपको बताया गया कि ये सिचुएशन से आप क्राउलिंग करके कमरे से बाहर आ सकते हैं। ये डोर शट डाउन कर दीजिए, बिहाइंड योर शट द डोर्स, इससे बंद कर सकते हैं। अगर इसमें कहीं धुआं बाहर आ रहा है तो गीला कपड़ा करके दरवाजे के फट में से इसे डाल के रखो ताकि उसमें से धुआं बाहर ना आ जाए। इसके बाद में ये सिचुएशन से आप बिल्डिंग से अपने फैमिली को लेके साथ में आ जाओ। कभी भी मतलब पहला आप नहीं भागना है, बच्चों को साथ में लेके, जस्ट सीनियर सिटीजन या बीमार लोगों को लेके साथ में आप स्टेयरकेस से नीचे आ जाना है। ऐसे सिचुएशन में आप कभी भी बिल्डिंग के अंदर अगर आपको स्मोक में फंस गया तो जंप मारने की कोशिश मत कीजिए, लोगों को आवाज़ दीजिए। दो सिचुएशन हो सकती है कि आपको एक जंपिंग शीट नीचे पकड़ी जा सकती है, चादर ब्लैंकेट पकड़ा जाता है, उसके ऊपर आप जंप मार सकते हैं। लेकिन जंप मारते वक्त आपका सिचुएशन कैसा होना चाहिए ये देखो। आप कभी भी किसी भी जगह पर जंप मारोगे, पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर से, आपको अगर कोई जंपिंग शीट नहीं मिल गया तो कभी भी गलती से आपके पैर के एडी के ऊपर आपका जंप नहीं होना चाहिए, मतलब टाच के ऊपर। एडी से आपके ब्रेन तक आपको झटका लगेगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड डिसलोकेट हो सकता है, आप पीछे गिर सकते हैं एडी पे गिरने के बाद। इसीलिए कि कभी भी पूरे पैर के ऊपर जंप नहीं मारना है और एडी के ऊपर जंप नहीं मारना है। जंप मारना है सिर्फ आपके टो के ऊपर। किसी भी फ्लोर से आप खुद जंप मारो, लेकिन आपके पैर टो के ऊपर जंप मारो और आगे गिरो, आपके हाथ ठीक हो। तो आगे गिरने की वजह से क्या हाथ को थोड़ा इंजरी हो जाएगा, लेकिन पूरी बॉडी आपकी सेफ रहेगी। लेकिन आप एडी पे गिरोगे, पैर पे गिरोगे, पीछे जा सकते हैं, ब्रेन पे मार लगते हैं, आप मतलब आपका डेथ हो सकती है। या नहीं मार लग गया तो आपका स्पाइनल कॉर्ड स्पॉन्डिलोसिस, पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपके स्पाइनल कॉर्ड में दरार मतलब गैप आ सकती है। इसीलिए कभी भी किधर से भी जंप मारना है तो पैर के पंजे के ऊपर मारना है, आगे गिरना है। आप यकीन नहीं मानोगे, जो मस्जिद बंदर स्टेशन का जो ब्रिज है पीछे का पत्थर का, वहां एक चोर ने एक व्यापारी का बैग खींच लिया था और वो भाग रहा था, पुलिस उनके पीछे भाग रही थी। वो वहां से वो ब्रिज के ऊपर से जंप मारा नीचे से, और वो भी बिल्कुल टो के ऊपर जंप मार के उठ के फिर झोपड़पट्टी में भाग गए। मतलब यकीन नहीं कर पाओगे। इसीलिए वो एक टेक्निक है कि आप जब भी जंप मारोगे पैर के टो के ऊपर ही मारना है। जैसे आप ट्रेन में उतरते हैं, बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ट्रेन जा रही है चर्चगेट की तरफ तो देखते हैं भाई दादर आ गया, दादर की तरफ वेस्ट की तरफ देख के वेस्ट की तरफ उतरते हैं। लेकिन हमारी ट्रेन जिस स्पीड से जा रही है उस स्पीड से हमारे बॉडी को भी स्पीड आया रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको उतरना है तो हमारा भी मूड चर्चगेट की तरफ होना चाहिए। जब उतरते हैं तो हम टो के ऊपर जब मतलब उतरेंगे और 2-3 कदम भागेंगे, तभी हम हमारे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि वो ऐसे अलग डायरेक्शन से उतरते हैं, उल्टा उतरते हैं, वो लोग गिर जाते। अगर हमेशा जिस बस से उतरते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, तो आपका मुंह भी जिस साइड में ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, उधर होना चाहिए। और टो के ऊपर जंप लेके 2-3 कदम भाग के अपने बॉडी को आप रुका सकते हैं। तो ये सिचुएशन से आप जब भी जंप मारोगे तो आपका जब टो के ऊपर होना चाहिए और हाथ टिकाना है पहले, तो आप अपने बॉडी को सेफ रख सकते हैं। ये जैसे किसी को फायर लग गया, खुद को बॉडी में फायर लगने के बाद खुद रोल हो जाओ, ऑक्सीजन सप्लाई कट होते ही आपकी बॉडी बुझ जाएगी। और ये अगर ब्लैंकेटिंग करना है तो आपको गीला ब्लैंकेट करना है, गीले ब्लैंकेट से आप उसको कवर कर सकते हैं। अभी देखो आपको एक फायर के इंसिडेंट के बारे में बता देता हूँ कि कई गलती से आग लगी, क्योंकि फायर का से लेक्चर है। अगर कपड़े ने आग पकड़ लिया ऐसे सिचुएशन में, तो कपड़े ने आग पकड़ने के बाद हम लोग क्या गलतियां करते हैं और उसकी वजह से लोग कैसे इंजर्ड होते हैं वो मैं बता देता हूँ। लोग क्या क्या करते हैं, पहला है कि लोग मतलब मिट्टी डालना चाहिए आग बुझाने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता। वो कभी भी
मिट्टी डालना, रेती डालना किसी के बॉडी पर पॉसिबल नहीं होता, वैसे आग नहीं बुझती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि कपड़े निकाल के आग बुझा सकते। कपड़े में इधर 5-6 बटन है, इधर है बटन, इधर है बटन, ये बेल्ट वो निकालते निकालते पूरे कपड़े जल जाते हैं और वो व्यक्ति भी जल जाता है। और ऐसे निकालते निकालते वो व्यक्ति आपको पकड़ भी सकता है, आप भी जलने के चांसेस हो सकते हैं। हमारे इधर एक महाराष्ट्र में इंसिडेंट हुआ था, एक किताबें जलाने का प्रोग्राम चालू था मनुस्मृति के, और वो सब लोग हजारों लोग वहाँ पर जमा हुए थे। और वहाँ जमा होने के बाद एक जलती हुई किताब साइड से चली गई, ऐसे गिर गई। तो एक कार्यकर्ता था, वो झंडे की लाठी थी उसके हाथ में, उसने क्या किया, वो उसको अंदर ढकेलने के उसको धक्का दे दिया। वो इतने जोर से ऊपर उड़ गई और उनके जो लीडर थे फोटो निकालने के खड़े थे, उसके पेट के ऊपर ही गिर गई। वो जैसे गिर गए, वो शर्ट कॉटन का था, वो आग पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या किया, दो कार्यकर्ता ने उसका शर्ट निकालने की कोशिश की, दोनों ने उसका पायजामा निकालने की कोशिश की। इस चक्कर में उनका शर्ट जल गया, बनियान जल गई, पूरा सीना जल गया। बाद में उनको बुझाया, महाड़ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एडमिट किया। रात को 7 बजे हेलीकॉप्टर से उसको जसलोक हॉस्पिटल में लाया गया। 3 दिन तक जिंदा थे, चौथे दिन वो एक्सपायर हो गए। 40 से 45 उम्र के एक जवान व्यक्ति, लोगों के लापरवाही की वजह से डेथ हो। अगर उसको पानी में ढकल लेते 2 मिनट में आग बुझ जाती। हमारा लीडर है, कौन ढकलेगा पानी में? जमीन पे शक्ति कपूर के जैसा घसीट लेते, रोल कर देते, खुद को बुझा सकते, लेकिन वो भी नहीं किया काम। तो ये सोफिस्टिकेटेड मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है, कपड़ा निकालने की कोशिश कभी नहीं करना, आग पकड़ लिया तो। तीसरा है ब्लैंकेटिंग। ब्लैंकेट से हम आग बुझा सकते हैं, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, भाई ब्लैंकेटिंग से आग बुझानी है, एक कंसेप्ट आपके दिमाग में है, तो वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो ब्लैंकेट से हम टोटली बॉडी को कवर कर सकते हैं, और वो ब्लैंकेट वो हीट से जलना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक जगह पे मैंने देखा, जिंदाल कंपनी थी, उनके बस आ गई दोपहर को 3 बजे घर पे शिफ्ट छोड़ने के बाद, और एक औरत का उसके मर्द का झगड़ा हुआ था। जैसे उनकी बस आई, उन्होंने जला के लिया और घर से बाहर आई। जैसे बाहर आई, लोगों ने देखा, भाई अभी लोग बोले पानी लेके आओ, पानी। अभी दोपहर के 3 बजे कौन पानी लेके आएगा, कौन कंबल देगा? कोई लोग बोले कंबल लेके आओ, लेकिन एक कुछ लोग डेयरिंग बात है, उन्होंने क्या किया, अपना एक शर्ट उतार के वो औरत के ऊपर, बॉडी के ऊपर डाल दिया। 40 लोग बस में थे, 40 लोगों ने अपने शर्ट उतार के उनके ऊपर डाल दिया। अभी देखो 40 शर्ट के ऊपर, वो सब जलने वाला मटेरियल है, वो थोड़ी फायर प्रूफ है। वो सब के सब शर्ट भी जल गए और वो औरत भी 100% जल के डेथ हो गई। अभी जो लोग बनियान पे घर पे गए, उनकी क्या हालत हुई होगी वो बाद में आप जान सकते हैं क्या हुआ होगा। कहने का मतलब क्या है कि लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से घर में किसी के आग लगे और कंबल लेके वो बोलते हैं, घर में घुसते हैं, बेडशीट मिल गया डालो, गाउन मिल गया डालो, शर्ट मिल गया डालो। मतलब वो व्यक्ति 50% जलने वाले उसको 100% जला देते। दूसरे सिचुएशन में ब्लैंकेटिंग में क्या करते हैं, ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो मालूम नहीं होने की वजह से क्या किया, एक जगह पे एक औरत 5 फीट की थी, वो एक दुकान से जलती हुई बाहर आई। लोग बोले यार भाई कंबल लेके आओ, कंबल लेके। एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो उसके पास कंबल लेके सोया था, वो भाग के आ गया। 6 फुट ऊंचा था, उसने क्या किया, वो कंबल में औरत को लपेटा, जमीन पे सुलाया, और वो धुआं कम करने के लिए वो थपथपाने लगे। तब तक उसके रिश्तेदार आ गए, वो भी वो धुआं कम करने के लिए उसको ऐसे थपथपाने लगे। ये सिलसिला 10 मिनट तक चला, 5-10 मिनट बाद में कंबल निकाल के देखा, औरत के सिर्फ पैर जले थे, औरत मर गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, औरत दम घुटने की वजह से मर गई। अब पूरा बॉडी उसका कवर किया है, और उसको आप ऐसा मतलब 5-10 मिनट ये चालू कर धुआं कम कर रहे हैं, तो कैसे बचेगा? इसीलिए कंबल का इस्तेमाल करो, लेकिन गीला करो, और वो गले के नीचे लपेटो। ये चाहे किसी भी प्रकार का हो, लेकिन गीला करके गले के नीचे लपेटो, 100% बुझा सकते हैं। दूसरा है पानी। पानी लंबे से डाल सकते हैं। पानी जिस पोर्शन में गिरेगा वो फिर से जलेगा नहीं। पानी से ब्लिस्टर आ जाएगा, इट इज अ प्रोटेक्टिव फिनोमेना ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जैसे आंखों में कचरा जाने के बाद पानी आ जाता है, वैसे ही फोड़े आ जाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए। हॉस्पिटल में एडमिट करो, उसको टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है, पेनकिलर का इंजेक्शन दिया जाता है, एम्पिसिलिन दिए जाते हैं, और ब्लिस्टर रप्चर के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो 6 घंटे के अंदर वो ब्लिस्टर भी सूख जाते हैं। तो वो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आप उसको पानी का ही इस्तेमाल करो। पानी, लोग बोलते हैं पानी मत डालो, पानी की वजह से मर जाते लोग। पानी की वजह से क्यों मर जाते हैं? क्योंकि कम पानी इस्तेमाल करने की वजह से मर जाते।
अभी देखो किसी की बॉडी जल रही है, 300 डिग्री टेम्परेचर है, हम एक आदमी पानी डालते हैं, आधा बॉडी पे गिर जाता है, आधा बाहर गिर जाता है। हीट ज्यादा है, पानी कम है, आग बुझ जाती है, लेकिन वेपराइजेशन इफेक्ट होता है। जैसे आप एक तवा है, फ्राई पैन है, बीच चपाती बना दिया और चपाती के ऊपर आप वो तवे के ऊपर आप थोड़ा सा पानी डालो, एक एक बूंद पानी डालो, हर बूंद का स्टीम बन जाता, क्योंकि हीट ज्यादा है, पानी कम है। और वो तवा अगर पानी में बकेट में डालो तो ठंडा हो जाए। लेकिन क्या है, ऐसे ही बॉडी पे हीट ज्यादा होती है और कम पानी डाल दिया, लोग बोलते हैं आग बुझ गया, अभी पानी डालने की क्या जरूरत है, कंबल में लपेटो और रखो ऐसे, तो बॉडी में वेपराइजेशन इफेक्ट होता है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट ऐसे ही ड्राई करके लेके जाते हैं, वो ऐसे इंजेक्शन देके सलाइन लगा के रख देते हैं, लेकिन उसके जो मसल्स वेपराइज हो गए हैं वो धीरे धीरे ब्लड वेसल को खराब करते हैं। ब्लड वेसल खराब हो गई, ब्लड सप्लाई बंद होता है, ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो गैंग्रीन होता है, और धीरे 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 7 दिन 15 दिन 21 दिन 30 दिन उनकी डेथ हो जाती। उसके लिए ऊपर कुछ इलाज नहीं। इसीलिए कभी भी कोई जलने के बाद इमीडिएट उसको पानी के नल के नीचे बिठाओ, पानी में बिठाओ आधे घंटे तक। जो संजय खान 65% जलने के बाद उसको पानी में डाल के उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो कहने का मतलब इस तरह से हम उसको 100% बचा सकते हैं, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ड्राई कोई मटेरियल का इस्तेमाल मत कीजिए। कभी भी गलती से बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना है, नेवर स्टैंड फायर के नज़दीक आप खड़े नहीं होना है, वहाँ से क्राउल करके बाहर आ सकते हैं, खुद को बॉडी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे ऐसे फायरमैन के घबराहट की वजह से कहीं चुप गए हैं कि वो मुझे लेके जाएगा कंधे पे उठा के, ऐसा करके वो फंसने के चांसेस हो सकते हैं। ये वहाँ घर में कितने फैमिली मेम्बर है उसको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दे देंगे, वो सर्च कर सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं। ये स्मोक फील्ड के अंदर ऐसे दरवाजे बंद करके आपको बाहर निकलना है। ये मतलब इस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर लेके आप सामान के लिए कुछ रुकना नहीं है, आप लिफ्ट का इस्तेमाल कीजिए। ये रेगुलरली वही चीज़ें आ रही है, इसको बाद में बता देता हूँ। खुद को इस तरह से फायर लग गई तो स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। अगर खुद को बचाना है तो इस तरह से हम खुद को ऐसे रोल करके बचा सकते हैं। तो फायर ब्रिगेड को कॉल करते हो तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। ये स्मोक डिटेक्टर या सिस्टम, अभी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जो बिल्डिंग के ऑडिट करते हैं या जो हम लोग सोसाइटी के हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें क्या नॉर्मली क्या हम कैसे ये करते हैं, ये सिस्टम क्या है। और आजकल नोटिस आ रही है, होटल को आ रही है, क्लास को आ रही है, अलग अलग से इस्टेब्लिशमेंट को आ रही है। ऐसे कहा जाता है नेशनल बिल्डिंग कोड करके एक ऐसा वेबसाइट पे एक्ट है, मतलब एक गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि किस हिसाब से आपकी हाई राइज बिल्डिंग, अगर आपके 15 मीटर के मिनिमम 15 मीटर के हाइट से ऊपर वाली जो बिल्डिंग है उसको हाई राइज बिल्डिंग कहा जाता है। और वो 15 मीटर से ज़्यादा हाइट वाली बिल्डिंग, मतलब मिनिमम 7 फ्लोर से ऊपर वाली बिल्डिंग को पहले हाई राइज बिल्डिंग कहा जाता था। और उसके अंदर जो भी फैसिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब वो उसके अंदर दी गई है गाइडलाइन, उस हिसाब से आपके बिल्डिंग के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट सिस्टम, या यहाँ पर दिखाए गए डिटेक्टर, और ये दिया गया है, ये पंप रूम, ग्राउंड फ्लोर्स, और ये वेट राइजर और डाउन कॉमर, ये सिस्टम है। ये सिस्टम आपके बिल्डिंग में होना चाहिए, बताया जाता है। लेकिन उसके अंदर जो महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया है, उन्होंने क्या किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन को लेते हुए, पहले था अगर 24 मीटर के हाइट तक की बिल्डिंग है तो उसको ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 32 मीटर्स तक उसकी लेंथ, 32 मीटर के हाइट तक का बिल्डिंग है तो उसको ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो इस्टेब्लिशमेंट है, होटल है, जो भी है, उससे कंपलसरी ऑडिट तो करना, फायर ऑडिट करना ज़रूरी है। और वो फायर ऑडिट www.mahafireservice करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर लाइसेंसिंग एजेंसीज हैं कि जो ये फायर ऑडिट करते हैं। तो आपके बिल्डिंग का जो फायर ऑडिट है 2 बार किया जाता है एक साल में, मंथ ऑफ जुलाई और मंथ ऑफ जनवरी में। और वो एजेंसीज करती है जो सोसाइटी का जो भी रिक्वायरमेंट है, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005, और उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन 2016 में हुआ है, नेशनल बिल्डिंग कोड में 2005 और 2016 में। और ये द महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट 2006 में
वो कानून बनाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और 2009 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। उस हिसाब से हमारे जो महाराष्ट्र मुंबई शहर के अंदर जितनी भी बिल्डिंग है उनके अंदर अगर ये बिल्डिंग 32 मीटर्स के ऊपर है तो उसके अंदर इस प्रकार से फायर ऑडिट करना जरूरी होता है। जो लाइसेंसिंग एजेंसी है तो उनका कहने का मतलब है कि आपने कोई लाइसेंसिंग एजेंसीज है उसको अप्रोच हो गए तो आपके बिल्डिंग के अंदर किस प्रकार से सिस्टम क्या क्या है अवेलेबल, कौन से चीज़ों की ज़रूरत है, उनके पास एक लिस्ट होती है, और क्या क्या फायर एक्सटिंग्विशर कैसे लगाना चाहिए, हाइड्रेंट सिस्टम कैसे लगानी चाहिए, या वेट राइजर लगाने की ज़रूरत है या डाउन कॉमर लगाने की ज़रूरत है। ये इस प्रकार से मतलब नीचे से हम नीचे पंप लगाकर बिल्डिंग में ऊपर की तरफ जो पानी भेजते हैं आग बुझाने के लिए उसको वेट राइजर बोलते हैं, और ऊपर के टाकी में से पाइप से पानी हम आग बुझाने के लिए नीचे ले लेते हैं उसको डाउन कॉमर बोलते हैं। तो ये इसमें से एक कोई भी सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, कुछ बिल्डिंग के अंदर ये दोनों सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिस्टम से हम वो फायर ऑडिट करते हैं, और फायर ऑडिट से इस प्रकार से मतलब 2 बार, लेकिन आप जिस एजेंसी का अप्रोच हुए हैं वो एजेंसीज का आपके पास उनका लाइसेंस रिन्यू है क्या नहीं वो भी देखना है, क्योंकि उनको भी हर 6 महीने के बाद उनका भी लाइसेंस रिन्यू किया जाता है। कुछ लोग ऐसे है कि बिना रिन्यू लाइसेंस के ऑडिट कर देते हैं और दूसरे के नाम से आपको सर्टिफिकेशन कर दें, तो ऐसा नहीं, उनका भी लाइसेंस चेक करो कि जो आपके सोसाइटी का ऑडिट करें, और वो ऑडिट रिपोर्ट आपको फायर स्टेशन में एक कॉपी देनी पड़ती है। अगर आपके सोसाइटी में है तो भी कभी भी वो लोग विजिट करते हैं तो आप उसको दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो फायर ऑडिट का हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आजकल बहुत सारे जगह पे इस प्रकार से प्रॉब्लम आते हैं, तो ये मतलब हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो आप फायर ब्रिगेड को अप्रोच होते हैं फायर स्टेशन को, तो इस प्रकार से आपको वो गाइडलाइंस दे सकते हैं, लेकिन वो ऑडिट करने की अथॉरिटी उनके पास नहीं है। वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके बिल्डिंग को आपने ऑडिट किया है कि नहीं किया, और बाद में उसको आपको नोटिस वगैरह दे सकते हैं। लेकिन दूसरा ये भी है कि आपके बिल्डिंग के अंदर अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास सिस्टम है, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे जगह पे सिस्टम अवेलेबल है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं किया कभी, उसकी वजह से वो सिस्टम फेल्यूर है, बंद है, या सिस्टम चालू है लेकिन वो बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग हैं उनको किसी को भी पता नहीं कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसकी वजह से भी हम प्रॉपरली उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम इस प्रकार से ये बिल्डिंग के लिए आपके बिल्डिंग में फायर ऐसे अगर फायर का ट्रेनिंग सोसाइटी में करना है तो आप हमारे सिविल डिफेंस एजेंसीज है मैडम के पास आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपके सोसाइटी में भी आके ऐसा फायर 1-2 घंटे का फायर ट्रेनिंग भी आपके सोसाइटीज़ के एम्प्लॉयज़ को भी हम दे सकते हैं। तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम है, फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है वो लोगों को पता नहीं। तो जितने भी लोग हैं बिल्डिंग में रहते हैं उनको अगर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, उनके हाथों से कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। और इमीडिएट आप एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आपके बिल्डिंग में आग लगने के बाद आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, तो आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है वो इंपॉर्टेंट होती है। आप जितना फास्टली वो बुझा पाएंगे, काम करेंगे, तभी आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आने के बाद क्या बुझाएगी, वो तो सब गया होगा तभी तक। तो वो जैसे सिचुएशन बताया, ट्रैफिक प्रॉब्लम, आपका पार्किंग प्रॉब्लम है, ये फायर ब्रिगेड की जो अवेलेबिलिटी मतलब जो सिचुएशन होती है, कभी कभी कई जगह पे फायर लगी हुई है और वहाँ पर फायर इंजन गया और वो आपने उसी फायर स्टेशन को कॉल किया है तो फिर दूसरे फायर स्टेशन से गाड़ी आती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी देर लगने का चांसेस होता है। तो पहले आपके बिल्डिंग के लोगों को आप जितना जल्दी से जल्दी आप ट्रेन करोगे तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में आप किसी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग 1-2 घंटे का सेशन होता है, वो आपके बिल्डिंग में हम लोग आयोजित कर सकते हैं। तो ये हम मुंबई में जो हमारे सिविल डिफेंस का जो ऑफिसेस है उसके भी टेलीफोन नंबर हम यहाँ मैडम के पास दे देंगे, तो आप वहाँ से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे भी टेलीफोन नंबर ले लीजिए। एक हमारे जो मुंबई में 4 एरियाज़ हैं, वो 4 एरियाज़ में मैं आपको 4 एरियाज़ का नंबर देता हूँ। आप ज़रा एरिया 1 का नंबर ले लीजिए। फोन दे, मैं आपको बता देता हूँ, खाली नंबर लिख के रखिए
ताकि ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा आपको मतलब टू टू 6060679 22060679 ये हमारा कोलाबा एरिया है, उस वहाँ का टेलीफोन नंबर है हमारे ऑफिस का। आप वो नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो ट्रेनिंग फैकल्टी है वो आपको मतलब जो सिचुएशन में जिधर मदद चाहिए वो कर सकती है। दूसरा नंबर है 23085122 23085122 23085122 ये एरिया 2 का नंबर है। बांद्रा से लेकर दादर तक का एरियाज के अंदर अगर सिचुएशन है तो वो उस एरिया से आपको मतलब ये ट्रेनिंग के बारे में हेल्प मिलेगी। तीसरा नंबर है 25615296 25615296 ये हमारा कुर्ला, चेंबूर, मानकुर, गोवंडी, विद्या विहार ऐसे वो एरियाज के अंदर हमारा ऑफिस है मुलुंड में, उसका नंबर है 25615296। और चौथा एरिया जो अंधेरी में हमारा ऑफिस है 26206791 26206791। ये नॉर्मली आपको ये नंबर मैडम के पास भी जो भी है ट्रेनिंग के बारे में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप इसे भी कांटेक्ट करके सिचुएशन मतलब कई इमरजेंसी में आप कुछ हेल्प बात करना है ऐसे कुछ प्रिकॉशन के बारे में। हाँ एरिया 3 मुलुंड से लेके वो मुलुंड, हाँ मुलुंड का जो एरिया है वो घाटकोपर मतलब यहाँ विद्या विहार मतलब कुर्ला से आगे का जो पोर्शन है वो मुलुंड अप टू हरिओम नगर थाना के नज़दीक वहाँ तक। वहाँ का नंबर है 25615296। हाँ यस, वो मुलुंड में ऑफिस है, अंधेरी में ऑफिस है, दादर का ऑफिस वो 7 रास्ता में है भाईखला टेलीफोन एक्सचेंज में, और एरिया कोलाबा का ऑफिस है हमारा मेट्रो सिनेमा के बाजू में, बॉम्बे हॉस्पिटल के बाजू में है। सोके ये फायर एक्सटिंग्विशर आपके बिल्डिंग के अंदर जैसे वाटर ट्रैप फायर एक्सटिंग्विशर है, मैकेनिकल फोम है, तेल की आग लगी तो एक क्लास कार्बोनेसियस मटेरियल की आग लगी तो CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है। आप ABC किसी फायर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, ये सभी प्रकार के फायर पर यूज़ होता है। तो आप अपने इंडस्ट्रीज के लिए वो अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। ये ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। ये ड्राई पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर DCP बोलते हैं। तो ड्राई केमिकल पाउडर का एक्सटिंग्विशर होता है, इसमें CO2 होता है और CO2 प्रेशर से पाउडर को बाहर फेंकता है। ये 10 kg, 5 kg, 2 kg, 50 kg तक का अलग अलग वेट के ABC टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, और वो किसी भी प्रकार के फायर को यूज़ कर सकते हैं। ये ABC क्यों लिखा है? A का मतलब है कार्बोनेसियस मटेरियल, कोई भी चीज़ जलने के बाद उसका कार्बन बच जाता है, कोयला, राख, ऐश, ऐसे मटेरियल को आग लग गया तो उसको A क्लास बोलते हैं। B क्लास का मतलब है फ्लेमेबल लिक्विड्स, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल पेंट है, सॉल्वेंट है, तो B क्लास फायर लिक्विड फॉर्म में। और C का मतलब गैसेस फॉर्म है, LPG है, एसेटिलीन है, मीथेन है, बुटेन है, प्रोपेन है, सभी जो गैसेस हैं वो C क्लास में आते हैं। दुनिया में 3 ही फॉर्म में पदार्थ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। तो ये ABCD 3 प्रकार के फायर है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेम उसको ये नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में बना हुआ था, उसको 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया है। महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लैब सेफ्टी मेजर्स एक्ट 2006 जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, लेकिन आपको क्या करने का है, कैसे ऑडिट करना है, क्या है ये इस प्रकार से इसमें आपको ये एक्ट के अनुसार किया जाता है, जो कार्रवाई की जाती है। और www.महाफायरसर्विस करके जो वेबसाइट है उस पर आपको ये सब ऑडिट एजेंसीज मिलेगी, आपको ऑडिट करने का है, क्या करने का है। ये इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान है। बिल्डिंग के अंदर अगर बड़ी बिल्डिंग है तो आपके इवैक्यूएशन प्लान अगर बिल्डिंग में बनाया जाता है, इवैक्यूएट एग्जिट कैसे है, कहाँ से लोगों को बाहर निकलना है, एंट्री है, असेंबली पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ये ऐसे इमरजेंसी इवैक्यूएशन किया जाता है। तो आपके बिल्डिंग में भी इस प्रकार से हम जैसे स्कूल में इवैक्यूएशन करते हैं
बच्चों को एक बार सायरन बजाते हैं, कम ज़्यादा आवाज़ में सायरन बजते ही बच्चे अपने दफ्तर को अपने सर पे लेते हैं और एक लाइन से कमरे से बाहर आ जाते हैं। पहले ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे धीरे धीरे हम लोग इस तरह से बच्चों को बाहर निकालते हैं और एक असेंबली पॉइंट पे खड़े करते हैं, हेड काउंट करते हैं, टीचर का हेड काउंट करते हैं, कितने मिनट में बच्चे बाहर आ गए, ये सिचुएशन मतलब वहाँ चेक करते हैं। बाहर आते वक्त कुछ सामान तो अंदर नहीं रह गया, कुछ बीमार, कोई अपंग व्यक्ति तो अंदर फंसा नहीं है, ये सभी को सर्च किया। फ्लोर मार्शल रहते हैं, वो जाके बिल्डिंग में ऐसे सर्च करते हैं। तो कभी भी ऐसे बड़े बड़े इंस्टॉलेशन में, कारपोरेट ऑफिस में, स्कूल में ऐसे हम लोग ये इवैक्यूएशन ड्रिल भी करते हैं, ताकि वो इवैक्यूएशन ड्रिल से आप किसी भी सिचुएशन से कैसे आप बिल्डिंग से बाहर आ सकते हैं कम से कम समय में। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट ऐसे कहा जाता है। तो जितना आप इवैक्यूएशन ड्रिल का प्रैक्टिस करोगे, इतना फास्टली आप वो हर एक टाइम पे आप जल्दी से जल्दी लोगों को इवैक्यूएट कर पाओगे। जैसे सिचुएशन इवैक्यूएशन टाइम पे लोग एक्सोडस खुद होके बाहर ऐसे भाग जाते हैं, गिर जाते हैं, उसकी वजह से स्टैम्पेड होने के चांसेस होते हैं। बच्चे ऐसे लाइन से निकालते हैं, फ्लोर मार्शल वहाँ काम करते हैं, बच्चों को ऐसे स्टैंड करते हैं, उनको हेड काउंट करते हैं। ये सर्च एंड रेस्क्यू, लोगों को सर्च करने का, रेस्क्यू के लिए सर्चिंग करने का काम करते हैं। खुद को बाहर निकलने का भी ये इस प्रकार से हम फायर बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं। ये मटेरियल आप जो भी है आपके मतलब सिगरेट को ऐसे केयरलेसली नहीं फेंकना है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद करना है, प्लग एक इलेक्ट्रिक सॉकेट पे ज़्यादा सॉकेट का इस्तेमाल नहीं करना है, वो आगे हम बता देते हैं इसमें। ये चेन स्मोकिंग, रात को इस प्रकार से सिगरेट पीते सोने के बाद ऐसे लोग सो जाते हैं, वो एक फायर लगने का चांसेस है। सिलेंडर रखने का पोजीशन गलत है तो उसकी वजह से भी फायर लगने का चांसेस है। इस प्रकार से कुछ लोगों को आदत रहती है चालू बटन बंद करना, बंद बटन चालू करना, चालू नल बंद करना, मतलब बंद नल चालू करके निकल जाना। तो ये ऐसे हैबिचुअल लोग रहते हैं, उसको आइडेंटिफाइड करना जरूरी होता है। कुछ पर्टिकुलर एक सॉकेट पर ज़्यादा कनेक्शन ओवरलोडेड होने के बाद ये वायर हीटेड होती है और वहाँ शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। इस प्रकार के डस्टबिन के अंदर ऐश सिगरेट वो मतलब डाल के भी या सिगरेट डाल के भी वहाँ हम निकल जाते हैं और वहाँ पर भी आग लगने के चांसेस हो सकते हैं। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। स्मोक जहाँ नॉन स्मोकिंग एरिया में, इंडस्ट्रीज में भी लोग स्मोकिंग करने की कोशिश करते हैं या ऐसे वेपर फॉर्म में मटेरियल होते हैं, वहाँ थोड़ा भी इग्नाइट मिल गया, थोड़ी भी लाइट ये मिल गई तो हीट मिल गई तो वहाँ फायर लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज में ये चांसेस होते हैं, नॉन स्मोकिंग जोन में ही ये करना है। ये वेल्डिंग, कटिंग, सोल्डरिंग, इक्विपमेंट फेल्योर, ये ऐसा करते हैं काम। इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड को कैसे रखा गया है, ये कंजेस्टेड एरिया है, या सॉलिड सोडियम मेटालिक पानी में गिरते ही वहाँ आग पकड़ लिया, तो ऐसे मटेरियल कभी गलती से पानी के पास नहीं रखना चाहिए, उसकी वजह से भी आग लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये अपना जो सिचुएशन है वो भी एक आपके आग लगने के कारण बन सकते हैं। तो ये ऐसे सिचुएशन को आप इस प्रकार से नॉन स्मोकिंग जोन में इस प्रकार से लोग सायरन बजाने के लिए ये मिसयूज, इस प्रकार से कुछ ना कुछ गलतियां करने के चांसेस होते हैं। ये नॉन स्मोकिंग जोन है, वहाँ लोग जाके स्मोक करते हैं, तो डेफिनेटली हम उसको ऐसे इंसिडेंट को टाल सकते हैं। ये सिचुएशन शायद मुंबई में नहीं होगी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरिया में ऐसे सिचुएशन भी हो सकती है कि ज़्यादा वहाँ भिवंडी है, पर्टिकुलर एरियाज़ है। जैसे यूपी जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे एरिया में भी मुंबई में ऐसे सिचुएशन कई जगह पे है। मुंब्रा में जाओ, कई जगह पे जाओ, तो ऐसे लोग उधर MSCB वालों को आने ही नहीं देते हैं, तो फिर वहाँ इस प्रकार के सिचुएशन हो जाती है। ये मटेरियल हाउसकीपिंग प्रॉपरली नहीं होने की वजह से भी, जैसे हम किचन में ज़्यादा हीटेड एरिया होता है, वहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक वायरिंग या सॉकेट वगैरह कमकुत होने की वजह से वहाँ भी इस प्रकार से फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉपरली हाउसकीपिंग, प्रॉपरली सुपरविजन, प्रॉपरली इस प्रकार के स्पिलेज को कंट्रोल करना, हैंडलिंग करना, वेल्डिंग कटिंग के टाइम पे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना, फायर परमिट, वर्क परमिट लेकर काम करना, ये सब इंडस्ट्रीज के लिए बताया गया है कि आप इसे इंडस्ट्री से आग से आप बचा सकते हैं। तो ये ऐसे सॉकेट है, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है, ये मटेरियल फ्लेमेबल मटेरियल है, स्पॉन्टेनियस फ्लेमेबल मटेरियल है, तो ऐसे जगह पे रखने की वजह से या कंजेस्टेड प्लेस पे भी वो स्पॉन्टेनियसली जल सकता है और उसकी वजह से आग लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।